Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So this is Radha here and आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका मेथड्स इन बायोलॉजी दैट इज योर यूनिट 13 जो है आपकी। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 13 का ये जो सिलेबस आपके सामने है, इसमें से मैं आपको आज के इस लेक्चर में एनालिसिस ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन बाय two-dimensional gel electrophoresis, isoelectric molecular cloning of DNA, RNA fragment, expression vector, and न्यूक्लिक एसिड सिक्वेंसिंग एंड देन यहाँ पर ये जो वेक्टर्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं, जीन नॉकआउट के बारे में, प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में जिसमें सेंगर सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में जिसमें सेंगर सीक्वेंसिंग, मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, इन सब के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रो एरे के बारे में, इसके अलावा जो मोलिकुलर मार्कर्स हैं इनके बारे में, देन एंटीबॉडी जनरेशन के बारे में, एलाइजा रिया जो आपके टेक्निक्स हैं इनके बारे में, ब्लोटिंग के बारे में, फ्लो साइटोमेट्री के बारे में, देन यहाँ पर जिश और फिश के बारे में, देन यहाँ पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस, सर्कुलर डाइक्रोइज्म, देन यहाँ पर एक्सरे एंड इन सब के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मैं हर एक टॉपिक इसमें करवाऊंगी मैं, और साथ के साथ में और टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है वही करवाऊंगी मैं, और साथ के साथ में जैसे एक टॉपिक हम लोगों ने कर लिया, लेट सपोज यहाँ पर टू-डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, तो वो भी मैं करवाऊंगी। सो जिन बच्चों ने मेथड्स इन बायोलॉजी बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया, बिल्कुल जीरो है जिनका मेथड्स इन बायोलॉजी, सो वो भी अगर इस लेक्चर को देख के जाएंगे, सो अगर अच्छे से इसको रिविजन कर लेना, क्योंकि अगर एक लेक्चर से आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपके तो मार्क्स में ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना। एक से 2 घंटे का लेक्चर अगर आपको 4 नंबर देके जा रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए एक सही डील नहीं है, राइट। सो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया मेथड्स इन बायोलॉजी, तो इस लेक्चर को देख के जरूर जाना, क्योंकि इसमें आपको हर एक टेक्निक के प्रिंसिपल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड एक और बात, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लोनिंग के बारे में। सो क्लोनिंग में यहाँ पर देखिए, क्लोनिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, तो यहाँ देखिए ये आपका वेक्टर है, और वेक्टर में जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको इंसर्ट करते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट जब आपका जाता है इसको इंसर्ट करोगे कैसे, जैसे आपका वेक्टर है, लेट सपोज ये आपका वेक्टर इस तरीके से, और इस वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया जाएगा, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करके यहाँ पर क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करके यहाँ पर आपका जो भी इंटरेस्ट है, जीन, जिस जीन को आपने कॉपी करना है, जिसकी स्टडी करना चाह रहे हो, जिसके क्लोनिंग करना चाह रहे हो, उसको यहाँ पर इंसर्ट करोगे, तो आपका ये जो वेक्टर है और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हो। क्लियर है। सो यहाँ पर ये आपका बना हुआ है कि किस तरीके से आपका वेक्टर है, और देन ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये आपका क्या है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसको आप लेते हो, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हो। अब जो आपको ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, अब इसको क्या करोगे, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल आपका क्या होस्ट है, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, देन यहाँ पर हाउ टू कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बनाया क्या, आपने डीएनए लिया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट किया और उसको वेक्टर में लाइगेट कर दिया। अब वेक्टर भी आपके कई तरीके के होंगे, एक होता है क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग यानी जो क्लोन के लिए काम आए, ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो इसकी कॉपी बनाएगा वो है आपका क्लोनिंग वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करेगा, ये जो जीन आपने लिया इसको एक्सप्रेस करेगा, यानी जीन से डीएनए से आरएनए से प्रोटीन फॉर्म में। तो अगर एक्सप्रेशन करा तो पहले इसका आरएनए बनना चाहिए, डीएनए से आरएनए बनना चाहिए, आरएनए बनने के लिए प्रमोटर वगैरह भी होंगे, इसके पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी होगा, तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होगी। शटल वेक्टर क्या होता है, शटल वेक्टर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में होता है। एग्जाम्पल के लिए ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर। कोसमिड क्या होता है, कोसमिड में देखिए मिड आ रहा है यानी प्लाज्मिड, वेक्टर प्लस कोस साइट जो कि आपकी बैक्टीरियोफाज में होती है। फाजमिड में एफ प्लाज्मिड होता है जो कि आपको कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, प्लस कोस साइट। ठीक है,
देन यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में सबसे पहले यहाँ बात करते हैं। तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करती है, ये आपकी न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियेज, एज का मतलब है तोड़ेगी किसको, न्यूक्लिक एसिड को। तो एंजाइम क्या करेगी, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगी। न्यूक्लिक एसिड जैसे आपका डीएनए और आरएनए, डीएनए कैसे जुड़ा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, तो ये क्या करती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगी। न्यूक्लियस दो तरीके की होती है, एक होती है एंडोन्यूक्लियस, एक होती है एक्सोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब होता है बीच में, जो बीच में डीएनए आरएनए के बीच में कट करके उसको ब्रेक करेगी, वो है एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब होता है टर्मिनल, टर्मिनल यानी किनारे, जो किनारे किनारे से कट करेगी वो आपकी है एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है ये क्या करती है, सीक्वेंस इन डीएनए एंड क्लीव डीएनए विद इन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो आपका होगा डीएनए में, जैसे ए टी जी सी, सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है। लेट सपोज कोई एंजाइम आपके मान लो हिंड 3 है, और वो स्पेसिफिक जो है एक सीक्वेंस होगा 5 से 6 बेस पेयर का, तो उसको उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ATGC AT मान लो ये सीक्वेंस, इसको रीड कर रही है कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसके बाद कट मारेगी। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद में फिर कट करेगी। पोलिमरेज एंजाइम क्या करती है, पोलिमराइजेशन में हेल्प करती है, यानी सिंथेसिस में हेल्प करती है। मॉडिफाइंग एंजाइम क्या करेगी, डीएनए को मॉडिफाई करेगी। लाइगेज एंजाइम क्या करती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करेगी, तो 2 डीएनए को जोड़ने का काम करती है। देन यहाँ पर देखिए जैसे आपका वैक्टर और वैक्टर के साथ जो यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जोड़ने का काम भी कौन करती है, लाइगेज एंजाइम करती है। देन यहाँ पर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का एग्जाम्पल यहाँ बताया गया कि प्लाज्मिड जो है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। प्लाज्मिड आपका PBr322 PUCT, ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरियोफाज है, ये आपके कैसे काम करते हैं, एज अ वैक्टर काम करते हैं। वैक्टर क्या होते हैं, वैक्टर आपके वहीकल मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे, कहाँ, होस्ट के अंदर, जो कि होस्ट आपका बैक्टीरियल सेल होगा। देन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का एग्जांपल है यहाँ पर कि वेक्टर जो है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। वेक्टर बैक्टीरियोफाज हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, कोस्मिड हो सकता है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एग्जांपल है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, P1 डेराइव्ड क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो ये यहाँ पर ये वेक्टर्स हैं। देन कुछ और एंजाइम्स है जैसे डीएनए पोलिमरेज 1। डीएनए पोलिमरेज 1 के क्या प्रॉपर्टी है, डीएनए पोलिमरेज 1 जो है निक ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। निक ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आपका ये डीएनए है और डीएनए में मान लो यहाँ पर आकर कट लग गया है, बीच में ये निक बन गया है, गैप बन गया है, तो इसको यहाँ पर फुलफिल करने का काम आपकी करती है डीएनए पोलिमरेज 1। तो डीएनए पोलिमरेज 1 निक ट्रांसलेशन में हेल्प करेगी। निक ट्रांसलेशन कैन बी यूज फॉर रेडियो लेबलिंग डीएनए फ्रेगमेंट, कि जो आपका निक ट्रांसलेशन है, मान लो ये आपका डीएनए, ये डीएनए बीच में से कट लग गया है, तो ये जो डीएनए जब निक ट्रांसलेशन हो रहा है, मान लो A ट्रांसफर हो गया, TGC करके जो डीएनए पोलिमरेज 1 है फुलफिल कर दिया, निक को, गैप को फुलफिल कर दिया, तो यहाँ पर जो A है इसको आप रेडियो लेबल कर सकते हो, T को भी रेडियो लेबल कर सकते हो। तो निक ट्रांसलेशन जो है, जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है, इसकी रेडियो लेबलिंग में भी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डीएनए पोलिमरेज 1 जो है इसके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलिमराइजेशन एक्टिविटी भी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। जब आप डीएनए पोलिमरेज की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को हटा देते हो तो इसको क्लेनाउ फ्रेगमेंट कहा जाता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होती है जो बीच में से कट करेगी, उसका एग्जांपल है डीएनएज 1 और आरएनएज 1। डीएनए 1 और आरएनए 1 क्या करते हैं, कट करती है। डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड और एसएस का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड, यानी डीएनएज और आरएनएज क्या करती हैं, ये डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करेंगी। आरएनएज एच का मतलब क्या, हाइब्रिड, ये डीएनए और आरएनए के हाइब्रिड को कट करेगी। आरएनएज ए क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करेगी। S1 एंडोन्यूक्लियस क्या करती है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए को कट करेगी। मंगबिन क्या करती है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए को कट करेगी। वेक्टर आपके प्लाज्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं, कोस्मिड हो सकता है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं। वेक्टर आपके वहीकल मॉलिक्यूल हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी जानते हैं क्यों, क्योंकि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया प्लाज्मिड में ओराई साइट होता है तो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। इनका साइज छोटा होता है इसलिए कॉपी नंबर हाई होता है। सिलेक्शन मार्कर इनके पास होते हैं, सिलेक्शन मार्कर फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हो गए, एंड यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट इनके पास होती है। कुछ मॉडिफाइंग एंजाइम्स भी हैं जैसे एल्कलाइन फोस्फेटेज। फोस्फेटेज का मतलब क्या है, ये फोस्फेट को रिमूव करेगी 5 प्राइम से। काइनेज क्या करती है, काइनेज फोस्फेट ऐड करती है, फोस्फेटेज फोस्फेट रिमूव करती है। टर्मिनल यानी लास्ट वाले हिस्से से, टर्मिनल रीजन से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज क्या करती है, 5 प्राइम ऐड फोस्फेट एट 3 प्राइम एंड।
अब यहाँ पर हम लोग टेक्निक देख लेते हैं कि किस तरीके से क्लोनिंग परफॉर्म होती है। तो हमारे पास वेक्टर है, लेट्स सपोज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, लाइगेज एंजाइम से लाइगेट होकर एक पूरा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनता है। इस रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को आप ट्रांसफर करते हो बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के बाद ये भी हो सकता है कि वो बैक्टीरियल सेल में गया हो, ना गया हो, तो उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ही हुआ है ना, या केवल वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो गए, ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया। तो इसके लिए हम लोग सिलेक्शन मार्कर यूज करते हैं। सिलेक्शन मार्कर आपके एंटीबायोटिक बेस्ड हो सकते हैं और एंजाइम बेस्ड भी हो सकते हैं, जिसमें लेगजेट स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर जो होते हैं आपके सेल्फ लाइगेट कब करेंगे, वेक्टर सेल्फ लाइगेट तब कर सकते हैं जब इफ बोथ एंड ब्लंट एंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन वो। सो यहाँ पर वेक्टर जो है सेल्फ लाइगेट कब करेगा, मान लो यहाँ पर एक वेक्टर है, ये लेट्स सपोज ये आपका वेक्टर है इस तरीके से, और वेक्टर जो है ये भी यहाँ पर भी हम लोगों ने लाइगेज एंजाइम डाला, तो लाइगेज एंजाइम वेक्टर को भी तो जोड़ सकता है। कब जोड़ सकता है, जब वेक्टर के दोनों एंड ब्लंट एंड हो। ब्लंट एंड का मतलब है कंप्लीट पेयर है, ए का टी से पेयर है, जी का सी से पेयर है, कंप्लीट है, यहाँ पर ब्लंट एंड कंप्लीट पेयरिंग है, या तो दोनों एंड स्टिकी एंड हो यानी ओवर हैंगिंग हो, तो दोनों कंडीशन में वेक्टर सेल्फ लाइगेट करेगा। लेकिन वेक्टर सेल्फ लाइगेट कब नहीं कर सकता, कि वेक्टर का एक एंड तो ब्लंट एंड है और एक स्टिकी एंड है, या फिर स्टिकी एंड है लेकिन नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वेक्टर सेल्फ लाइगेट नहीं करेगा। क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम यूज्ड फॉर क्लोनिंग अ लीनियर इंसर्ट फ्रेगमेंट इनटू अ डाइजेस्टेड प्लाज्मिड वेक्टर वुड हैव द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। यानी वेक्टर में सेल्फ लाइगेशन ना हो, उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इन एंजाइम्स का यहाँ पर काम करेगा, मतलब सेल्फ लाइगेशन ना हो। तो वेक्टर सेल्फ लाइगेट कब नहीं करेगा, जब एक एंड ब्लंट एंड हो, एक एंड स्टिकी एंड हो, और दोनों एंड स्टिकी एंड है लेकिन नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो भी यहाँ पर ये लाइगेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर बताओ कौन से कंडीशन में लाइगेट नहीं करेगा। पहले वाला देखिए, पहले वाले में ये देखो सी 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 जी जी जी, सी 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 जी जी जी, कंप्लीट पेयरिंग है, ब्लंट एंड है दोनों के दोनों, तो बिल्कुल यहाँ पर ब्लंट एंड अगर है, इफ बोथ एंड ब्लंट एंड, वेक्टर सेल्फ लाइगेट करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, लिस्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वेक्टर सेल्फ लाइगेट ना करे, तो यहाँ पर तो बिल्कुल करेगा, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन में देखिए सी 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 जी जी जी, ये भी ब्लंट एंड है, ये भी ब्लंट एंड है, बिल्कुल करेगा, ये यहाँ पर ब्लंट एंड है इंसर्ट के भी और वेक्टर के भी, तो ये भी हमारा सेल्फ लाइगेट करेगा। आगे देखिए वेक्टर यहाँ पर आपको दिया गया है, वेक्टर यहाँ दिया गया है, वेक्टर में दो साइड दी गई हैं, एक दी गई है ए, फिर ए जी सी टी टी, और फिर दी गई है सी टी सी जी ए जी। तो यहां पर देखिए इतना इतना तो चलो सही है अपना, लेकिन ये वाला एरिया यहां पर, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट, यहां पर दो साइड दी गई है, एक दी गई है आपको हिंड 3, जैसे ए जी सी टी टी टी, एक एंड इसका ऐसे है, दोबारा बना के दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर कैसे दी गई है, जैसे एक एंड यहाँ पर पहले वाले का यहाँ पर ये ए है, और दूसरे वाले का क्या है यहाँ पर, दूसरे वाले का यहाँ पर दिया गया है, एक ये है और एक ओवरहैंग होगा यहाँ पर ए जी सी टी टी, और यहाँ पर सी है और यहाँ पर है टी सी जी ए जी, टी सी जी ए जी। क्या टी और जी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, टी और जी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। इस कंडीशन में दिक्कत क्या आएगी ना, इस कंडीशन में नॉन कॉम्प्लीमेंट्री की दिक्कत आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। ये टी सी जी ए तो सही है, ये इतना तो सही है कि चलो कॉम्प्लीमेंट्री कर जाएंगे, लेकिन ये वाला रीजन कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये वाला टी और जी तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होते। तो यहाँ पर है तो स्टिकी एंड बट नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये वाले कंडीशन में वेक्टर लाइगेट नहीं करेगा। अगले में देखिए जी ए टी टी सी, जी ए टी टी सी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टिकी एंड है और इंसर्ट का भी स्टिकी एंड है, दोनों स्टिकी एंड है, तो यहाँ पर तो चांसेस हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर दोनों स्टिकी एंड है, तो यहाँ पर आपका सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा। लेकिन थर्ड कंडीशन में बिकॉज ऑफ नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्फ लाइगेशन नहीं होगा। आगे देखें यहाँ पर जो प्लाज्मिड होता है उसकी इंसर्ट कैपेसिटी 0.1 to 10 के भी होती है, बैक्टीरियोफाज की 10 to 20 के भी होती है, कोस्मेट की 35 to 40 होती है, बैक्टीरियोफाज P1 की 80 से 100 होती है, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की 50 से 300 होती है,
P1 बैक्टीरियोफाज की आपकी 100 से 300 होती है, यक की 100 से 200 होती है, ह्यूमन AC की आपकी होती है ग्रेटर देन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब ये ट्रिक ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप बिल्कुल यहाँ पर आप पेयरिंग करके देखो इनकी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पूछा गया कि कौन से की करेक्ट पेयरिंग होगी। साई1, ये देखो GATTC, ये देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, साई1 की पूछी गई है पेयरिंग किसके साथ होगी। इन ऊपर में जो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए, ऑप्शन दिए हैं, इनके साथ बतानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है G है, फिर है TCGAC, और यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा हिंड 2 की पूछी गई है, हिंड 2 की पूछी गई। हिंड 2 में क्या दिया गया है, हिंड 2 में है GTY और RAC। अच्छा, आपको अगर नहीं समझ में आया ना स्टिकी एंड और ऐसे समझ में, स्टिकी में देखो, स्टिकी में क्या होगा, एक तरफ G है, इस तरफ बहुत सारे हैं, तो ये होगा स्टिकी एंड। ब्लंट एंड में इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, बराबर है, 3 है, दोनों में बराबर है, तो ये ब्लंट एंड है आपका, ठीक है, ऐसे समझ लेना। ये आपका स्टिकी एंड, एक तरफ G है, G के बीच में फिर क्रॉस लगा रखा है, इधर 4-5 है, तो ये स्टिकी एंड है, ये आपका ब्लंट एंड है, ठीक है। अब पेयरिंग पूछी गई है, पेयरिंग कैसे करोगे, तो अब ऑप्शन देखिए, हिंड 3 स्टिकी एंड है, XHO1 भी स्टिकी एंड है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखो स्टिकी एंड है ना। स्टिकी एंड आप समझ रहे हो ना कि ये एरो कैसे लगा हुआ है, एक तरफ केवल एक है और इधर की तरफ बहुत सारे बेस पेयर हैं। लेकिन SMA1 में देखो कि SMA1 में क्या है, CCC, फिर एरो, फिर GGG, है ना। तो यहाँ पर 3 इधर 3 इधर, ये ब्लंट एंड है, और ऐसा ही ब्लंट एंड क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो ये ब्लंट एंड वाला ब्लंट एंड वाले के साथ पेयरिंग करेगा, तो हिंड 2 किसके साथ पेयर करेगा, SMA1 के साथ में। तो एक तो आपका SMA1 हो गया इधर के हिसाब से कि हिंड 2 तो आपका SMA1 के साथ पेयर करेगा, क्योंकि इसके पास भी इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, ब्लंट एंड है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये इसके साथ पेयर कर जाएगा। लेकिन ये कैसे पेयर करेगा, ये जो आपका दूसरे वाला है, क्योंकि ये स्टिकी एंड है और बाकी तीनों ऑप्शन स्टिकी एंड है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो ये कैसे लिखा हुआ है, G, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला G, फिर एरो लगा के लिखा हुआ है TCGAC। आपको क्या करना है ना, आपको ये वाले बीच वाले जो 4 हैं ये मैच कर लेने हैं। इस एरो के बाद में जो 4 हैं, इस एरो के बाद जो 4 बेस पेयर है ना, ये मैच करो कि कहां पर दिए गए हैं, ऐसे ही 4 बेस पेयर एरो के बाद। तो ये पहले में ये एरो है, एरो के बाद देखो AGCT नहीं मैच हो रहा। XHO में देखो क्या लिखा हुआ है, XHO में यहां लिखा हुआ है TCGA, ये 4 मैच करने, केवल आपने 4 मैच करने, TCGA तो बिल्कुल मैच हो रहे हैं चारों के चारों, TCGA, यहाँ पर भी TCGA एरो के बाद में, तो ये हो सकता है हमारा। अगला देखो यहाँ पर क्या है, एरो के बाद TG है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो TC है, तो यानी कि दूसरा एक पेयरिंग होगी XHO1 की इस वाले के साथ, साई1 वाला जो आपका दिया गया है स्टिकी एंड, और हिंड 3 का जो ब्लंट एंड दिया गया क्वेश्चन में वो पेयर करेगा SMA1 के साथ। तो XH और SMA1 इसका आंसर हो जाएगा, XH और SMA1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्लियर है। आगे वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसमें देखिए, इसमें दिया गया G के बाद में फिर एरो है, फिर GATCC, ये दिया गया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ दिया गया है G के बाद एरो लगा हुआ है, फिर GATCC, और नीचे 3 प्राइम वाले रीजन पे दूसरा एक सीक्वेंस यहां दिया गया है, ये CTAG, और यहां एक एरो लगा हुआ है G, ये दिया गया है। मैंने क्या कहा, एरो के बाद में जो एरो लगा हुआ है इसके बाद में 4 सीक्वेंस मैच कर लो आप ऑप्शन में। तो यहां पर ये 4 सीक्वेंस GATC देखो कहीं मैच हो रहे हैं, GATC कहीं पर जहां पर मैच कर रही हो वहीं पर वही आपका ऑप्शन होगा। पहले वाले में देखिए AATT बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ये तो TCGAG नहीं मैच कर रहा। थर्ड वाले में देखिए GATC मैच कर गया, ये वाला आपका करेक्ट होगा। नीचे में देखिए एरो के इधर के बाद देखिए GATC, इसमें भी देखिए GATC, तो बस इतना मैच कर लेना, आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, तो इसका भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है, इसका भी थर्ड आंसर। इसका भी आपका XHO SMA1 था, क्योंकि ये वाला पेयर कर रहा है इसके साथ में, और ये ब्लंट एंड 3 है एरो के बाद में, तो ये इसके साथ पेयर करेगा, और इसका आंसर भी आपका ये वाला था। ठीक है,
देन यहाँ बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दैट जो कि डीएनए को कट करती है, स्पेसिफिक साइट पे कट करेगी। देन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी किसने की वो लिखा हुआ है, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। देन नोमेनक्लेचर लिखा गया है, वो भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन साइट। तो आपकी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है कि अगर आपको पता है कि आपका डीएनए क्या होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और एक ऐसे होता है ना। तो आप इधर से पढ़ रहे हो इस 5 प्राइम से तो GATC दिख रहा है, इधर 5 प्राइम से भी पढ़ोगे तो GATC दिख रहा है। तो 5 प्राइम इधर से पढ़ लो, इधर से पढ़ लो, GATC दिख रहा है, इधर से भी GATC दिख रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहां पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। और कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगी वो क्या करेगी? स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 तरीके की होगी। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या होती है? सिंगल एंजाइम विद 3 सब यूनिट फॉर रिकॉग्निशन, क्लीवेज, मिथाइलेशन। 3 सब यूनिट होंगी जो कि रिकॉग्निशन, क्लीवेज और मिथाइलेशन के लिए होंगी। इसके अलावा एक क्लीव करेगी 1000 बेस पेयर फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, जहां से ये रिकॉग्नाइज करेगी उसे 1000 बेस पेयर के दूर जाके क्लीव करेगी। इसके अलावा यहाँ पर इसके कोफैक्टर एटीपी, मैग्नीशियम, सैम रिक्वायर्ड होते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो वो एसिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल ECOK एंड ECOB। देन यहाँ पर आता है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो टाइप 2 यहाँ पर देखिए, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होती है यूनिफंक्शनल एंजाइम होती है। ये एंडोन्यूक्लियस या मिथाइलेज दोनों एक्टिविटी कर सकती है। इसके पास 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होंगे, जैसे कि टाइप 1 के पास में क्या था? सिंगल एंजाइम विद 3 सब यूनिट। इसके पास में 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होंगे। इसका कोफैक्टर केवल मैग्नीशियम होगा। 4 से 6 बेस पेयर सीक्वेंस जो है उन वहां पर जाके कट करेगी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगी। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 2 ही है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सेम एज और क्लोज टू रिकॉग्निशन साइट, एग्जाम्पल के लिए EcoR1 और BAMH1। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है ये वाली टाइप 2। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ एंड। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं तो 2 तरीके के एंड प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। ब्लंट एंड क्या होते हैं? ब्लंट एंड में दोनों डीएनए के स्टैंड जो होते हैं सेम प्लेस से कट होते हैं। ब्लंट एंड में क्या होंगे? दोनों सेम प्लेस से कट होंगे। जैसे क्वेश्चन में मैंने अभी दिखाया ना, यहाँ पर देखिए ब्लंट एंड, ये मैंने इसको ब्लंट एंड कहा था। तो दोनों सीक्वेंस बीच में से एक ही जगह से कट हो रखे हैं। देखो यहाँ पर इसी जगह से कट हो रखे हैं, है ना। लेकिन स्टिकी में देखो एक इधर कट लगा हुआ है, एक इधर कट लगा हुआ है। तो ब्लंट एंड में क्या होता है? ब्लंट एंड में एक ही जगह से कट होते हैं दोनों के दोनों सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट, blunt end purges 5 prime phosphate that promote ligation. This result in the production of blunt end और fused end भी इनको कहा जाता है। स्टिकी एंड के बारे में देखिए, स्टिकी एंड क्या होते हैं? स्टिकी एंड में, स्टिकी एंड आर स्मॉल स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैपेबल ऑफ सेल्फ लाइगेशन। ये सेल्फ लाइगेशन कर सकते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री हुए तो। इनके पास में ओवरहैंग्स होते हैं, कंप्लीटली पेयरिंग यहाँ देखने को नहीं मिलती है। कोहेसिव एंड्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एग्जाम्पल के लिए BLN और KPN1। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड इन डीएनए टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने क्या कहा? 2 तरीके की होती है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, है ना। एंडोन्यूक्लियस क्या करती है? एंडोन्यूक्लियस जो है कि बीच में से कट करेगी। सो एंडोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड 1 एट अ टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। एंडोन्यूक्लियस क्या करती है? एंडोन्यूक्लियस मैंने क्या कहा था? बीच में कट करेगी। अगर आपने देखा होगा तो यहां मैंने बताया भी था कि एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करेगी? बीच में। एंडो का मतलब होता है बीच में, ये आपके बीच में कट करेगी। ये आपकी कहाँ कट करेगी? एंडोन्यूक्लियस बिटवीन, और एक्सो करेगी टर्मिनल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है आपकी, वो कहाँ कट करेगी? एंड पे कट करेगी या टर्मिनल पे कट करेगी? नहीं, बिटवीन, बीच में कट करती है। टाइप 2 क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डू नॉट रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। टाइप 2 तो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, और यहाँ देखिए 4 to 6 बेस पेयर, यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 4 to 6 बेस पेयर सीक्वेंस ऑफन पैलिंड्रोमिक। तो टाइप 2 तो आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करती है।
और ये बोले रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मंग बीन न्यूक्लियस एक्ट ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, कि मंग बीन एंडोन्यूक्लियस डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए पे कट करेगी। तो यहाँ पर देखिए मंग बीन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए पे कट करती है। ये वाला देखो मंग बीन कहाँ कट करी है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए पे, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मंगबीन क्या करती है, मंगबीन ये सिंगल स्टैंडर्ड पे कट करेगी, नॉट डबल स्टैंडर्ड, ये भी गलत। एंडोन्यूक्लियस बीच में कट करती है, एंड पे नहीं करती। टाइप 2 डज नॉट रिकॉग्नाइज, बिल्कुल रिकॉग्नाइज करती है। आगे देखिए टाइप 2 क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन जनरेट ईदर स्टिक एंड और ब्लंट एंड, बिल्कुल टाइप 2 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है वो ब्लंट एंड भी प्रोड्यूस कर सकती है, स्टिक एंड भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका फोर्थ वाला करेक्ट होगा। आई होप ये चीज आपको हो गई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्लोनिंग से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डायग्राम अबव रिप्रेजेंट अ 2 kb इंसर्ट सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन 2 BAMH1 साइट, यानी ये BAMH1 साइट है, एक ये BAMH1 साइट है, तो इसके बीच में आपने क्या किया, ये 0.8 और 1.2 kb, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 kb। तो 2 kb का आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ इंसर्ट किया है। आगे बोल रहे हिंड 3 साइट ऑफ द इंसर्ट, और इसके अलावा यहाँ वेक्टर कितना है, वेक्टर आपका 3.8 kb का है। आगे बोलने के अगर जो आपने इंसर्ट किया इसको उल्टा कर दो, फिर हमें बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो इंसर्ट किया उसको उल्टा कर दो, तो उल्टा कर देते हैं। देखिए ये तो आपका वेक्टर है, इतना इतना तो वेक्टर है, ये वाला ही तो इंसर्ट है, इस इंसर्ट को उल्टा करना है। तो यहाँ पर पहले जो वेक्टर के हम वो लिख लेते हैं, वेक्टर में इको r1 दिया गया है, ठीक है, जो कि आपका 0.9 kb है। बाकी का जो पूरा वेक्टर आपका बचता है वो 2.8 का बचेगा। टोटल आपका वेक्टर जो है 2.8 प्लस 0.9 होता है आपका 3.8, ठीक है, पूरा इतना बचा, ये 2.9 का है, तो 2.9 और 0.9 आपका 3.8 होता है, तो वेक्टर तो आपका इतना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को उल्टा करने को बोला गया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करोगे आप तो दोनों साइड BAMH1 है, तो उल्टा कर लो तो BAMH1 तो फिर भी दोनों साइड रहेगी, इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। BAMH1 तो दोनों एंड पे है, तो एंड को थोड़ी ना आप बदल सकते हो, तो BAMH1 तो दोनों साइड रही, ठीक है, लेकिन BAMH1 दोनों साइड रही है। उल्टा करने के बाद में क्या होगा, उल्टा जब आपने किया तो 1.2 इधर आ गया और 0.8 इधर चला गया, बीच में आपके हो गया हिंड 3, बीच वाला तो बीच में ही रहा एंजाइम, ठीक है, हिंड 3 HI से रिप्रेजेंट कर दिया, हिंड 3 है। तो यहाँ पर अब बताओ, सबसे पहले आपने क्या किया, डाइजेशन विद इको R1 से डाइजेशन करोगे, इको R1 से कट मारो आप, तो ये जो क्लोज है ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो 3.8 का आपका वेक्टर और 2 kb का जो इंसर्ट किया वो, तो 2 और 3.8 कितना होता है 5.8, तो 5.8 का लीनियर डीएनए मिल जाएगा आपको, लीनियर मिल जाएगा रिकॉम्बिनेंट। डाइजेशन विद BAMH1 दो जगह है, दोनों जगह कैंची मारोगे आप, मान लो दो जगह आपने कैंची से कट किया, इधर से और इधर से, तो 2 kb का बिल्कुल उठ के बाहर की तरफ आ जाएगा, और जो 3.8 का वेक्टर वो अलग रह जाएगा। तो अगर आप डाइजेशन करोगे BAMH1 से, तो एक 3.8 का वेक्टर और 2 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा, ये भी करेक्ट है। डबल डाइजेशन विद इको R1, आपने अब की बार क्या किया, थर्ड में स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि आपने इको R1, वेट फॉर अ सेकंड, तो सारा ही हट गया, ये हिंड 3 है। अब की बार आप ये बोल रहे हैं कि क्या किया आपने, अब की बार आपने डबल डाइजेशन किया किसके साथ में, इको R1, ये इको R1 पे से कट मारा और हिंड 3 पे से कट मारा। तो इको R1 और हिंड 3 से अगर आप कट मारोगे तो क्या होगा, इको R1 और हिंड 3 से कट किया, देन यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो ये इको R1 का 0.9 और हिंड 3 का 1.2 कितना हो गया, क्योंकि इतना इतना कट किया इको R1 से हिंड 3, तो ये होगा आपका 2.1 और बाकी 2.9 और 0.8 कितना होगा, ये 3.7। तो आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला गलत होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया इन एन एक्सपेरिमेंट 1 kb फ्रेगमेंट विद सिंगल BAMH1 साइट, ये जो 0.2 और 0.8 ये 1 हो गया ना, 0.2 0.8 1 kb और BAMH1 साइट है, इसको आपने क्या किया, SMA1 पे यानी इस वाली जगह पे लाके इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ लाके इंसर्ट कर दिया 1 kb को, और जो आपका ये जो पूरा वेक्टर है ना, ये 3 kb का बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 kb का आपका वेक्टर है, ये 3 kb का वेक्टर है, और 1 kb का आपने यहां पर इस पोजीशन पे बीच में BAMH1 साइट है, इधर की तरफ तो अब देख लो, यहां पर इसको इंसर्ट किया आपने, ठीक है, कितने का है, इधर 0.2 है, इधर 0.8 है, इधर की तरफ आपका क्या होगा, हिंड 3 हो जाएगा फिर, है ना,
इधर की तरफ भी BAM-H1 साइट है और जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला वो उसमें भी BAM-H1 साइट है। तो अब ये बोलेगा अगर आप BAM-H1 से कट करोगे तो BAM-H1 से अगर आपने कट किया तो आपका पूरा 0.8 अलग निकलेगा, बाकी का हिस्सा अलग निकलेगा 3.2 का, है ना। तो BAM-H1 से कट किया तो 0.8 KB और 3.2 KB मिलेगा। तो 0.8 KB को आप अगर बेस पेयर में लिखोगे तो 800 होगा, 0.8 को अगर बेस पेयर में लिखोगे कितना होगा, किलो को अगर कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 800 हो जाएगा, प्लस 3.2 KB, ये KB का है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बी ऑप्शन एक ही ऑप्शन में ही ये हो जाएगा। देन बात करते हैं यहाँ पर हम लोग लैक जेट स्क्रीनिंग के बारे में, जिसको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपका लैक जेट है इसके पास में, वेक्टर के पास, यहाँ पर अगर फॉरेन DNA इंसर्ट हो गया विद इन लैक जेट तो लैक जेट की जगह पर चला गया तो लैक जेट तो हट गया। लैक जेट अगर हट गया तो जब लैक जेट नहीं है ना, इसको जब एक्सगेल में आप जब उगाओगे इस कॉलोनी को, तो जब लैक जेड नहीं है, लैक जेड किसके लिए इनकोड करता है, लैकोपेरिन पढ़ा होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो एक्सगेल जो कल्चर है आपको वहां पर व्हाइट कॉलोनी मिलेंगी, इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट है। अगर जो आपने इंसर्ट किया है, जो आपने जीन डाला है, वो लैक जेड की जगह इंसर्ट ना होकर दूसरी जगह इंसर्ट हो गया, जो ब्लू वाला शो कर रहा है ये लैक जेड को शो कर रहा है, और रेड वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये दूसरी जगह इंसर्ट हो गया तो लैक जेड आपका सही सलामत है। लैक जेड सही सलामत है तो बीटा गैल बनेगा और ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी, और अगर कोई इंसर्शन नहीं हुआ तो भी लैक जेड सलामत है, तो भी आपको ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी। अगली बात करते हैं अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के बारे में। तो आपको पता है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके पास में खुद का क्रोमोसोम तो होता ही है जिसमें लैकोपेरिन चलता है, साथ के साथ में प्लाज्मिड भी होता है जहां पर ओपेरिन चलता है। तो यहाँ पर देखिए इन बैक्टीरियल सेल देयर इज अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम व्हिच हैव लैकोपेरिन, कि बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पास तो लैकोपेरिन चलता ही चलता है, साथ के साथ में प्लाज्मिड में भी ये चीजें होती हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर, नाउ प्लीज अज्यूम टू टाइप ऑफ वैक्टर, सेल्फ लाइगेटेड और रिकॉम्बिनेंट। एक वैक्टर ऐसा जिसने खुद से ही लाइगेशन कर लिया है, और एक ऐसा वैक्टर जिसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका चला गया है। लैक जेड जो आपका जीन होता है इसके पास 4 रीजन होते हैं, 2 अल्फा 2 ओमेगा रीजन होते हैं। But as we use the strain of bacteria only responsible for producing 2 omega subunit only. In this case of recombinant vector, the inserted vector like Z can only produce 2 alpha subunit. Then it will be activated beta gal by attachment with omega subunit of bacterial genome and then produce blue colored product. Now it is identified as recombinant. But if self-ligated host cell, they can produce only omega subunit, so they will produce white colony in culture media. क्या बोला गया यहाँ पर ये बोला गया कि जो आपका लैक जेड जीन होता है उसके पास 2 अल्फा और 2 ओमेगा रीजन होते हैं, और जब आप रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर यानी वेक्टर में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तो वेक्टर में तो चला गया, लेकिन क्रोमोसोम के पास जो है वो उसके पास भी तो लैकोपेरिन चल रहा है ना, क्रोमोसोम के पास भी। तो क्रोमोसोम के पास जो लैकोपेरिन चल रहा है वो क्या करता है, वो बीटा गैल को एक्टिवेट कर देता है, ब्लू कलर का कॉलोनी मिलता है। लेकिन अगर वेक्टर आपका सेल्फ लाइगेटेड है, अगर आपका वेक्टर, तो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर में क्या होता है, दे प्रोड्यूस ओनली ओमेगा सबयूनिट और व्हाइट कॉलोनी आपको मिलेगी। देन बात करते हैं जेनेटिक मार्कर के बारे में। तो जेनेटिक मार्कर को डीएनए मार्कर भी कहा जाता है, जो कि आपको किस लिए यूज होते हैं, इन द मोलिकुलर जेनेटिक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जो आपके मार्कर्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं, डोमिनेंट और कोडोमिनेंट। डोमिनेंट का एग्जांपल है एएफएलपी। एएफएलपी का फुल फॉर्म होता है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आरएपीडी ये भी डोमिनेंट है, आईएसएसआर ये भी डोमिनेंट है, आरएफएलपी, एसएसआर, एसटीआर ये आपके कोडोमिनेंट है। डोमिनेंट आपके सिंगल एलेलिक होते हैं, ये होमोजाइगोसिटी को बताते हैं। कोडोमिनेंट आपके एलेलिक वेरिएशन को बताते हैं, हेटेरोजाइगोसिटी को शो करते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है। सिंगल पेरेंट डोमिनेंट मार्कर में केवल सिंगल पेरेंट से ही बॉन्ड बनेगा, कोडोमिनेंट में दोनों पेरेंट इंक्लूड होते हैं। डोमिनेंट में मल्टी लोकस होता है, कोडोमिनेंट में सिंगल लोकाई की ही एनालिसिस होती है। देन यहाँ पर देखिए आरएफएलपी जो है कौन सा मार्कर है, कोडोमिनेंट। आरएफएलपी में रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होती है और फिंगरप्रिंटिंग यूज होगी। एएफएलपी की फुल फॉर्म होती है एम्पलीफाइड। एम्पलीफिकेशन कौन करता है, पीसीआर। फ्रेगमेंट कौन बना देता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसमें पीसीआर और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों एंजाइम यूज होंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉलोड बाय 2 पीसीआर साइकिल, 2 बार पीसीआर साइकिल रन होगी। आरएपीडी, आरएपीडी यानी रैपिड एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन कौन करता है, पीसीआर, तो पीसीआर यूज होगा और फिंगरप्रिंटिंग में यूज होगी। देन बात करते हैं सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एसएसएलपी। तो ये क्या है, इसमें आएगा आपका माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट आपका एसटीआर है जो कि कोडोमिनेंट मार्कर है। एसटीआर का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट, जिसमें कि बहुत छोटे रिपीट होंगे 1 से 9 के बाद, जैसे एटीजीसी ऐसे करके ये दोबारा रिपीट होंगे।
देन यहाँ पर है शॉर्ट सीक्वेंस होगा 80 रीच होगा। मिनी सैटेलाइट को VNTR बोलते हैं, VNTR यानी वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। 100 बेस पेयर तक इसमें यूनिट होगी, GC रिच होगा। मैक्रो सैटेलाइट ग्रेटर देन 100 बेस पेयर देखने को मिलता है। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। A student wrote a following statement regarding the comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR। तो आपको बताना है जितने भी टेक्निक है सारे फिंगरप्रिंटिंग में यूज होते हैं, बिल्कुल मैंने हर टेक्निक में लिखा हुआ है कि सारे फिंगरप्रिंटिंग में, RAPD फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, AFLP यूज होता है, RFLP सबसे ऊपर ही लिखा हुआ फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। तो जितने भी टेक्निक है सारे आपके फिंगरप्रिंटिंग में यूज होते हैं। तो ये तो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा करेक्ट होगा, ये सारे टेक्निक फिंगरप्रिंटिंग में यूज होते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। डिटेक्शन ऑफ एलेलिक वेरिएशन कैन बी अचीव ओनली बाय RFLP। एलेलिक वेरिएशन कहाँ देखने को मिलता है, तो एलेलिक वेरिएशन जो है यानी हेटेरोजाइगोसिटी कहाँ देखने को मिलेगी एलेलिक वेरिएशन, कोडोमिनेंट में। कोडोमिनेंट में देखिए एलेलिक वेरिएशन देखने को मिलता है, यहाँ पर ये देखिए एलेलिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है RFLP, SSR और STR। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एलेलिक वेरिएशन RFLP और SSR में होता है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में होता है। यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप, इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है। पोलिमरेज चेन रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर ओल्ड टेक्निक, नहीं। यहाँ पर देखिए RFLP में केवल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज हुआ है, PCR नहीं यूज हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, दिस वन, A एंड B। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर मार्कर टाइप यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड PCR। तो केवल एक में यूज हो रहा है AFLP, ए का मतलब एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन यानी PCR यूज हो रहा है। फ्रेगमेंट कौन बनाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर PCR और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों यूज हो रहे हैं AFLP में। नेक्स्ट यहाँ आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर AFLP। AFLP में क्या होता है, तो AFLP में देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फॉलो करती है PCR के 2 साइकिल चलेंगे यहाँ पर। सो डाइजेशन ऑफ DNA विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉलोड बाय 2 PCR साइकिल। अगला देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ मोलिकुलर मार्कर विद देयर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईदर डोमिनेंट और कोडोमिनेंट टाइप आर शोन बिलो। तो यहाँ कॉम्बिनेशन दिया गया, आपको बताना है कि डोमिनेंट कौन से हैं, कोडोमिनेंट कौन से हैं। पहला है RFLP SSR कोडोमिनेंट है, देखिए RFLP SSR कोडोमिनेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो मार देते हैं हम, करेक्ट है कि ये तो। SSR RAPD कोडोमिनेंट है, RAPD देखिए RAPD तो डोमिनेंट में लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया गलत। RAPD RFLP डोमिनेंट है, RAPD RFLP डोमिनेंट। डोमिनेंट में देखिए AFLP RAPD है, RFLP तो कोडोमिनेंट है, तो कॉम्बिनेशन गलत बना दिया। AFLP RAPD डोमिनेंट है, AFLP और RAPD है, देखिए AFLP RAPD डोमिनेंट है, करेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है कि दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों कोडोमिनेंट है। तो आपका A और D दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, इस एक स्लाइड से मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिया आपको। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जीन नॉकआउट के बारे में। सो जीन नॉकआउट में मैं आपको कंसेप्ट जो है क्वेश्चन के थ्रू ही करवाऊंगी इसमें। सो जीन नॉकआउट में देखिए, जीन नॉकआउट में द फॉलोइंग कैसेट वाज डिजाइन्ड टू क्रिएट एस्ट्रोजन रिसेप्टर नॉकआउट माइस। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर है साइट ऑफ होमोलॉगी, ठीक है, इधर के साइड में दी गई है साइट ऑफ होमोलॉगी। अगर इनके बीच में नियोमाइसिन है, अगर इनके बीच में नियोमाइसिन है तो वो आपका नियोमाइसिन जो है वो G418 ड्रग में सरवाइव कर जाएगा। अगर साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में ये दोनों, मान लो ये भी साइट ऑफ होमोलॉगी है, साइट ऑफ होमोलॉगी, साइट ऑफ होमोलॉगी, इनके बीच में अगर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है तो आपकी जो सेल है वो ग्रो कर जाएगी G418 मीडियम में। एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। दूसरा, अगर आपका जो टीके है ये साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर है, अगर टीके, तो आपकी सेल गैंग सिक्लोविरम में भी सरवाइव कर जाएगी। अगर टीके किसके बाहर है, साइट ऑफ होमोलॉगी के, तो भी आपकी सेल सरवाइव कर जाएगी किसमें, गैंग सिक्लोविर में। क्लियर बात है। तो नियोमाइसिन का साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में रहना जरूरी है G418 में सरवाइव करने के लिए, और टीके का बाहर रहना जरूरी है गैंग सिक्लोविर में सरवाइव करने के लिए। तो यहां पर नियोमाइसिन, फर्स्ट क्वेश्चन में नियोमाइसिन साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में है तो G418 में सरवाइव कर जाएगी। टीके बाहर है तो गैंग सिक्लोविर में भी सरवाइव कर जाएगी, तो दोनों में ही सरवाइव कर जाएगी। तो सेल सरवाइव एंड कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ G418 ऑब्लिक नियो फॉलोड बाय गैंग सिक्लोविर। क्लियर है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट वाइल कंस्ट्रक्ट नॉकआउट माइस, 140 वाला देखिए, अ स्टूडेंट व्हेन कंस्ट्रक्ट knockout mice isolated mouse embryonic stem cell and introduced in engineered DNA into the cell. However, none of the mice were transgenic. On checking the cell containing DNA construct, he found that he had made a mistake in constructing the DNA since the cell were, तो उसको क्या बनाना है, उससे गलती हो गई कि सेल आपके रजिस्ट्रेंट हो गए गैंग सिक्लोवेट से। मैंने क्या कहा था, अगर आपका टीके बाहर है तो सेल आपकी सरवाइव करेगी, यानी सेल आपकी रेजिस्टेंट होगी गैंग सिक्लोवेर से। सर्वाइव करने का मतलब रेजिस्टेंट होगी, ठीक है। तो अगर टीके बाहर है तो रेजिस्टेंट होगी, सर्वाइव कर जाएगी गैंग सिक्लोवेर से। और नियोमाइसिन अगर अंदर है तो G418 के लिए भी रेजिस्टेंट होगी, तो सर्वाइव कर जाएगी। रेजिस्टेंट मतलब मरेगी नहीं इस ड्रग में। तो यहां पर अगर आपकी सेल ये बोल रहा है कि गैंग सिक्लोवेर रेजिस्टेंट यानी टीके बाहर है बट सेंसिटिव टू G418, लेकिन G418 के प्रेजेंस में मर जा रही है, यानी कि नियोमाइसिन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। नियोमाइसिन अब की बार साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में नहीं है, बाहर की तरफ है। तो कंडीशन देखिए, रेजिस्टेंट टू गैंग सिक्लोवेर। गैंग सिक्लोवेर से रेजिस्टेंट कब होगी, जब साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर होगी। तो साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर देखिए कौन से कंडीशन में है, पहले ऑप्शन में साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर है, इसके अलावा थर्ड वाले में साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर है। तो ये दो ऑप्शन में से एक होगा। दूसरा बोल रहा है सेंसिटिव टू G418, यानी G418 के लिए सेंसिटिव है कि G418 में ग्रो करोगे तो मर जाएगी। तो सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है कि नियोमाइसिन में दिक्कत हुई है। नियोमाइसिन अब की बार साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर है। अंदर होता तो सर्वाइव कर जाती, बाहर है। तो पहले वाले में तो अंदर की तरफ दिखाया गया नियोमाइसिन, नहीं इसमें ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा कि सेंसिटिव होगी। पहले वाले में तो नियोमाइसिन अंदर की तरफ है तो रेजिस्टेंट होनी चाहिए, तो हमसे पूछा गया सेंसिटिव, तो बाहर है नियोमाइसिन साइट ऑफ होमोलॉगी के इस वाले ऑप्शन में। तो यहां पर सेंसिटिव तो है लेकिन G418 साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में है, लेकिन क्वेश्चन बोला गया रेजिस्टेंट है गैंग सिक्लोवेर से। तो G418, बस इतना ध्यान रखिएगा कि G418 जो है उसके लिए सेल रेजिस्टेंट तब होगी कब, जब नियोमाइसिन आपका साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में होगा। और आपकी सेल गैंग सिक्लोवेर के लिए रेजिस्टेंट कब होगी, जब आपका टीके साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर होगा। इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंट टू गैंग सिक्लोवेर, रेजिस्टेंट टू गैंग सिक्लोवेर तो बिल्कुल आप बना सकते हो कि साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर आपका टीके है, साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर टीके है। देन बोल रहे सेंसिटिव टू G418, यानी नियोमाइसिन भी इसके बाहर ही है, तो टीके भी बाहर नियोमाइसिन भी बाहर, जो कि आपके ऑप्शन थर्ड में दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ पॉइंट कि जब सेल को आप नॉन होमोलोगस कल्चर में इंसर्शन करोगे तो सेल आपके गैंग सिक्लोवेर के लिए क्या होगी, सेंसिटिव। कब, नॉन होमोलोगस इंसर्शन में। नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल विल बी सेंसिटिव टुवर्ड G418 रेजिस्टेंट टू गैंग सिक्लोवेर एंड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन विल इंश्योर दैट सेल विल बी रेजिस्टेंट टू बोथ गैंग सिक्लोवेर एंड G418। तो साइट ऑफ होमोलॉगी जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा तो आपका सेल दोनों के लिए ही रेजिस्टेंट होगा। देन बात करते हैं एलाइजा। एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसका एप्लीकेशन क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा डिसीज डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन, ट्रांसजीन एक्सप्रेशन के लिए इसको यूज किया जाता है फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन। एलाइजा के टाइप देखो तो डायरेक्ट एलाइजा एंटीजन डिटेक्शन के लिए होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए होता है, सैंडविच एलाइजा जो है एंटीजन डिटेक्शन के लिए होता है, और डायरेक्ट एलाइजा से भी ज्यादा अच्छा अगर आपके पास में सुविधा है तो आप सैंडविच एलाइजा को यूज करोगे क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक होता है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा आपका एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। डायरेक्ट एलाइजा आपका एंटीजन डिटेक्शन के लिए होता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास में यहाँ पर आप सबसे पहले कोटिंग करोगे एंटीजन की, फिर सैंपल ऐड करोगे, इसके बाद में यहाँ अगल बगल का जो एरिया होगा उसको ब्लॉक करोगे, फिर वॉश करोगे ताकि एंटीजन जो है एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाए, फिर एंटीबॉडी डालोगे और इस तरीके से फिर एंजाइम सबस्ट्रेट डाल के आप एंटीजन को डिटेक्ट कर लोगे। इनडायरेक्ट एलाइजा में सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज किया जाएगा। सैंडविच एलाइजा में क्या होगा, नीचे एंटीबॉडी, ऊपर एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन, फिर एंटीजन को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा आपका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। अगर आपका न्योन एंटीजन है तो लेस एफिनिटी होगी, अननोन एंटीजन है तो इसकी हाई एफिनिटी होगी। तो अगर एंटीजन का लेस कंसंट्रेशन तो कलर हाई होगा। रिया भी कुछ कुछ ऐसी ही टेक्निक होती है। तो एलाइजा का अगर मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं आपको, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
दिस वन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला जिसको मैंने बिल्कुल हाईलाइट कर दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए एलाइजा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, एलाइजा मैच कर सकते हो। मैंने क्या कहा था, एलाइजा इज यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन, तो एलाइजा आपके फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है। सी का फोर्थ केवल आपके एक ऑप्शन में, फर्स्ट वाले में, तो इसी से आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई, केवल एक ऑप्शन से आप आंसर पर पहुंच जा रहे हो, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। देन आपका आता है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री किस लिए यूज होता है, फ्लो साइटोमेट्री जो आपकी टेक्निक होती है वो सेल साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेल फिनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसमें सेल की एनालिसिस जो है 1 बाय 1 होती है। सेल फिनोटाइप यानी फिजिकली आपके सेल कैसे दिख रहे हैं, साइज, सेल का साइज कितना है, सेल साइकिल के एनालिसिस करना, लेकिन यहाँ पर सेल को एक एक करके यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है बाय फैक्स। फैक्स क्या होता है, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटर सेल शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेशन, फ्लोरोसेंस का मतलब होता है कि अब चमकदार होंगे आपकी सेल, ठीक है। किसके बेसिस पर यहाँ पर होता है सेपरेशन, सेल के साइज और ग्रैन्युलरिटी। ग्रैन्युलरिटी का मतलब होता है कितनी कॉम्प्लेक्स आपकी सेल। सेल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग दिखाएगा। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रैन्युलरिटी अगर बढ़ेगी तो ये साइड स्कैटरिंग दिखाएगा। मतलब अगर सेल का साइज इस तरीके से बढ़ा हुआ है तो यहाँ फॉरवर्ड स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो साइड स्कैटरिंग ज्यादा होगी, साइड साइड में स्कैटरिंग होगी, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन देखिए, 4 डिफरेंट यहां पर दिए गए हैं, क्या 4 डिफरेंट रिसेप्टर वाई ए बी सी एंड डी बाइंड टू द सेम लाइगेंड एक्स। क्या आपके पास 4 रिसेप्टर है, ए बी सी डी, बाइंड किससे करें, एक्स नाम के लाइगेंड से रिसेप्टर बाइंड कर रहे हैं। सेल सिग्नलिंग में आपने पढ़ा होगा ना कि रिसेप्टर आपका लाइगेंड से बाइंड करता है। In order to determine when the receptor has the highest ligand binding affinity, following experiment was carried out. Cell were transferred into green fluorescent protein. इन सेल को हम लोगों ने, जो ये सेल हैं, एक सेल आपकी सेल नंबर ए में रिसेप्टर जो है वो एक्स के साथ, बी में भी एक्स के साथ, सी में भी एक्स और डी में भी एक्स नाम के लाइगेंड के साथ बाइंड है। और इन सेल को आपने क्या किया, इनको आपने ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन में टैग्ड रिसेप्टर, यहाँ पर देखो ये जो रिसेप्टर आपका क्या है, ग्रीन फ्लोरोसेंट टैग्ड, ये देखिए ग्रीन फ्लोरोसेंट टैग्ड रिसेप्टर। सेल वर ट्रांसफेक्टेड विद ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन टैग्ड रिसेप्टर इंडिविजुअली देन इंक्यूबेटेड विद, फिर इसको आपने इंक्यूबेट किया किसके साथ में, रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ। फिर आपने क्या किया, रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ में इसको, यहां पर देखिए रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ में आपने इसको इंक्यूबेट किया, तो रिजल्ट पूछा जा रहा है आपका। अब यहां देखिए एक तरफ इन्होंने लिखा हुआ है RFP, क्वेश्चन में ही देखिए RFP, एक RFP और दूसरी तरफ GFP रिसेप्टर, ठीक है। तो विच रिसेप्टर हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर लाइगेंड, कौन से रिसेप्टर के पास में लाइगेंड के लिए हाईएस्ट एफिनिटी है, तो देखो किसके पास हाईएस्ट एफिनिटी है, इधर सबसे हाई इधर होगा 5%, 19%, 52%, 24%, किसके पास ज्यादा है, रिसेप्टर नंबर सी के पास 52% है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसके लिए आपको ग्राफ आना जरूरी है। तो ग्राफ कैसे पढ़ोगे आप, जैसे मैं सिखाती हूँ आपको, जैसे इस तरीके से मान लो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आपकी कोई भी चीज, मान लो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये एक्स एक्सिस है आपकी। वाई एक्सिस पे कैसे बढ़ेगी, वाई एक्सिस पे ऐसे बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लो इधर के साइड लिखा हुआ है फॉरवर्ड स्कैटरिंग, इधर क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या बताती है, सेल का साइज बताती है। इधर लिखा हुआ लेट्स सपोज वाई एक्सिस पे साइड स्कैटरिंग, साइड स्कैटरिंग यानी सेल की ग्रैन्युलरिटी यहाँ लिखी हुई है वाई एक्सिस पे, सेल ग्रैन्युलरिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है सेल का साइज। तो आप ये बताइए जो फर्स्ट वाला ये बॉक्स है, इसको मैं ए लिख देती हूँ, इसको बी लिख देती हूँ, इसको सी लिख देती हूँ, डी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सेल की जो ग्रैन्युलरिटी है ना, यहाँ पर जो सेल का साइज है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ और सेल की ग्रैन्युलरिटी को बी से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। ए वाले बॉक्स में ये बताइए कि जो आपकी ये है, जो मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, फॉरवर्ड स्कैटरिंग जो है, जो कि आपका एक्स एक्सिस बता रहा है, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। वाई एक्सिस आपका लेट सपोज सेल ग्रैन्युलरिटी को बता रहा है, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहां पर देखो ए वाले बॉक्स में बताइए
ए और बी का कंडीशन क्या रहेगा, जो आपका फॉरवर्ड स्कैटरिंग, इसको चलो और किसी से मैं यहाँ पर वेट, फॉरवर्ड स्कैटरिंग को मैं यहाँ पर लेट सपोज डी से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ या एफ से कर दे रही हूँ, चलो फॉरवर्ड को एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ग्रेनुलरिटी को जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि आपके वाई एक्सिस पे है। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग ए वाले पॉइंट में आप बताइए कम होगी या ज्यादा होगी, तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग को हम एक्स एक्सिस पे लिख रखा है मैंने, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ देखिए ए वाला बॉक्स तो 0 से 4 के बीच में तो कम ही है, तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग तो कम में है। वाई एक्सिस बताती है सेल की ग्रेनुलरिटी, तो 3 तक आ रहा है आपका ए वाला बॉक्स, तो सेल की ग्रेनुलरिटी भी यहाँ पे कम है। बी वाले बॉक्स में देखिए, बी वाला बॉक्स पूरा 9 तक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्कैटरिंग तो ज्यादा है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग तो ज्यादा है, लेकिन वाई एक्सिस पे ग्रेनुलरिटी जो है ना वो 3 तक है, इतनी इतनी ही है बी वाले बॉक्स में, तो यहाँ पर ग्रेनुलरिटी कम है। सी वाले बॉक्स में देखिए, सी वाले बॉक्स में यहाँ पर 6 तक, यानी सेल की ग्रेनुलरिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नीचे देखिए सेल की स्कैटरिंग 1 2 3 तक की आ रही, तो स्कैटरिंग कम है। डी वाले में देखिए, डी वाले में ग्रेनुलरिटी भी 6 तक जाएगी, है ना, क्योंकि सबसे ऊपर है, तो ग्रेनुलरिटी भी सबसे ऊपर है। और वाई एक्सिस में भी 5 6 7 8 9 के ऊपर बैठा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस पे भी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी। यानी आपको क्या समझ में आया कि जो पहले वाला जो आपका बॉक्स होगा ना सबसे कम रहेगा, वाई एक्सिस पे भी देख लो, मान लो 1 2 है ना, इधर भी 1 2, इतने में ही रह जाएगा ये वाला बॉक्स, तो 1 2 से घिरा हुआ, तो यहाँ पर भी यहाँ तो दोनों ही चीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों चीज कम होंगी। इसमें देखिए 3 4, चलो एक्स एक्सिस पे तो बढ़ गया, वाई एक्सिस पे तो फिर भी 1 2 तक ही सीमित है, तो एक्स एक्सिस पे ए प्लस हो गया, मान लो एक्स एक्सिस पे ए है तो ए प्लस हो गया, वाई एक्सिस पे मान लो बी है, लेकिन बी तो फिर भी 1 2 तक ही रहा, तो बी माइनस। इधर देखिए जो अगले वाला बॉक्स, यहाँ पर देखिए 3 4, तो इस वाले बॉक्स में 3 4 तो आ गया, यानी बी जो वाई एक्सिस पे है तो बी तो ज्यादा हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस पे तो 1 2, नीचे नीचे झांक के देखेगा तो ये 1 2 तक ही तो आ रहा है ये, है ना, तो यानी कि यहाँ पर a माइनस है। लेकिन ये वाला बॉक्स में देखिए आपका जो y एक्सिस है b, ये भी ज्यादा होगा और x एक्सिस भी ज्यादा होगा, x एक्सिस भी ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला जो बॉक्स होगा इसमें दोनों चीज ज्यादा होंगी, इस वाले बॉक्स में दोनों चीज कम होंगी फर्स्ट वाले में। समझ में आ गई बात, ये इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए। मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले वाले बॉक्स में a प्लस बी माइनस, नहीं दोनों माइनस होते हैं पहले वाले में, तो ये गलत। बी वाले में देखिए a माइनस बी माइनस, हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा मतलब ये बोल रहे हैं कि जो x एक्सिस है a को रिप्रेजेंट करिए है, ये वाला a प्लस बी माइनस, a माइनस बी प्लस a प्लस बी प्लस, ये कंडीशन तो हमने अभी पढ़ी है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला, तो मैं अभी करवा चुकी हूँ आपको, यहाँ पर समझा चुकी हूँ मैं आपको, है ना। तो ग्राफ रीड करना आना चाहिए, बहुत ईजी है वरना ये। इसके अलावा यहाँ पर ना ये होस्टचेक 3342 मेम्ब्रेन परमानेंट डाई वाला, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बनता है होस्टचेक का, कि यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, ये आपका G1 फेज होता है, ये S फेज होता है, फिर G2 और M फेज इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नेक्स्ट आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कह लो या फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आप इसको कह लो। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, जो एंटीजन है आपका उसको इंजेक्ट करेंगे, जैसे इंजेक्ट किया आपने, मतलब माइस के अंदर आपने फॉरेन बॉडी डाली, एंटीजन डाला, वायरस डाला, तो जैसे वायरस डालोगे तो उसके सेल जो हैं, जैसे आपके बॉडी के अंदर जब एंटीजन एंटर करता है तो आपके बॉडी के एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाते हैं, एंटीबॉडी जैसे बी सेल टी सेल, तो वैसे ही इस चूहे के अंदर भी बी सेल एक्टिवेट हो गए, यानी एंटीबॉडी जनरेट हो गया। लेकिन बी सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 13 to 14 डेज के लिए ही होता है। तो लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो माइलोमा सेल है, माइलोमा सेल यानी कैंसर सेल, और कैंसर सेल का पता है आपको लाइफ स्पैन इनका हमेशा ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये इमॉर्टल होते, मरते ही नहीं है, जबकि जो बी सेल है वो 13 से 14 दिन में मर जाती है। तो हम लोगों ने इसका एक उपाय निकाला, हम लोगों ने बी सेल को हाइब्रिड फॉर्म में कंबाइन कर दिया, माइलोमा सेल के साथ फ्यूज कर दिया। जब आपने फ्यूजन किया, फ्यूजन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, देन यहाँ पर आपने क्या किया, इधर देखिए इधर की तरफ, जो आपकी बी सेल होती है, बी सेल में डिनोवो और साल्वेज दोनों पाथवे चलते हैं, लेकिन माइलोमा सेल में जो होता है एचजीपीआरटी नेगेटिव है, एचजीपीआरटी नेगेटिव है तो कोई साल्वेज पाथवे नहीं चलेगा। जो आपका डिनोवो और साल्वेज पाथवे होते हैं न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन डिनोवो पाथवे चलता है आपका माइलोमा सेल में, ठीक है।
जब आपने पॉलीथेन ग्लाइकोल के ऊपर इसको आपने डाला, फ्यूज, आपने दोनों को फ्यूज किया, बी सेल और माइलोमा सेल को, ठीक है। तो जो आपने फ्यूज किया, तो फ्यूज करने के बाद क्या कंडीशन हो सकते हैं कि बी सेल आपस में फ्यूज कर जाए। तो बी सेल जब आपस में ही फ्यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो बहुत जल्दी मर जाएंगे ये, है ना, जिंदा, क्योंकि लाइफ स्पैन ही कम है बी सेल का, 13-14 दिन में मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, माइलोमा सेल, कि माइलोमा सेल और माइलोमा सेल ने आपस में फ्यूज कर लिया। आपने ग्रो किस पे किया, इसको हैट मीडियम पे। हैट मीडियम में जो अमाइनोप्टेरिन होता है ना, ये डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देता है। अब हैट मीडियम पे ग्रो करने के बाद में जो आपकी माइलोमा सेल है, जिसका साल्वेज पाथवे तो पहले ही काम नहीं कर रहा था एचजीपीआरटी नेगेटिव होने की वजह से, और हैट मीडियम का काम होता है अमाइनोप्टेरिन का, ये डिनोवो को भी ब्लॉक कर देता है। तो साल्वेज पाथवे के डिनोवो और साल्वेज, आपके माइलोमा सेल का साल्वेज और डिनोवो दोनों पाथवे जो है काम करना बंद कर गए। दोनों पाथवे काम करना बंद कर गए तो कोई न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं हुई, और न्यूक्लियोटाइड ही नहीं बनेंगे तो डीएनए आरएनए कहां से बनेगा। इसके अलावा जो आपकी हाइब्रिड सेल थी, हाइब्रिड सेल यानी बी सेल और माइलोमा सेल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, बी सेल का लाइफ स्पैन कम होता, माइलोमा का ज्यादा होता, तो कंपेंसेट हो गया, हाइब्रिड का लाइफ स्पैन बढ़ गया, है ना, लाइफ स्पैन वाली दिक्कत खत्म हो गई। दूसरा, जो आपका बी सेल होता है, बी सेल में डिनोवो साल्वेज दोनों पाथवे चलते हैं, और अमाइनोप्टेरिन ने मान लो डिनोवो पाथवे बंद कर दिया, लेकिन साल्वेज पाथवे तो फिर भी चलेगा ना, तो कॉम्बिनेशन में आपका साल्वेज पाथवे फिर भी चलेगा कॉम्बिनेशन में, क्योंकि बी सेल है। तो यहां पर हाइब्रिड सेल जो है इस तरीके से यहां पर सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी किस लिए होता है, जो आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होता है वो आइडेंटिकल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए होता है। किसके लिए प्रोडक्शन के लिए होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए होता है। तो पी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इन योर ऑप्शन नंबर बी ओनली। ये CSIR नेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूज होना। इसमें हम लोग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए का सेपरेशन पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा यहाँ पर देखिए अ टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन, एक होती है एसडीएस। एसडीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडिकाइल सल्फेट, जो कि प्रोटीन के सेपरेशन के लिए होते हैं। और यहाँ पर सेपरेशन जो है वो मोलिकुलर वेट के बेसिस पर यानी साइज के बेसिस पर किया जाता है। किसमें, एसडीएस में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेपरेशन किसके बेसिस पर होता है, आई थिंक तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन होता है साइज के बेस पर होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एसडीएस में सोडियम डोडिकाइल सल्फेट जो होता है ये आपका अनायोनिक डिटर्जेंट होता है, जो कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड को डिसरप्ट करता है। आपने अगर बॉन्डिंग पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री में तो आपको पता होगा कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसके अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया, वंडरवॉल हो गया, ये आपके नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो एसडीएस क्या करता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या करता है, मरकैप्टोइथेनॉल आपका कोवलेंट बॉन्ड को डिसरप्ट करता है, एग्जांपल के लिए पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा एसडीएस में टिमेड और एपीएस भी यूज होता है। एपीएस होता है अमोनियम पर सल्फेट, और टिमेड ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं, सल्फेट के फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंड बाय जेल फिल्ट्रेशन इन 120 किलो डेलेटन। जब आपने नेटिव में देखा तो यहाँ पर प्रोटीन का जो मास है कितना है, 120। अभी तक आपने इसमें एसडीएस रन नहीं किया तो 120 किलो डेल्टन है। जब आपने इस पे एसडीएस रन किया विद और विदाउट बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है। तो जब आपने एसडीएस पे रन किया तो केवल यहाँ 60 किलो डेल्टन का आपको एक ही बैंड मिला, लेकिन आपका प्रोटीन तो 120 किलो डेल्टन का, 60 का क्यों दिखा हमें। तो ये इसलिए दिख सकता है कि 60 किलो डेल्टन का है और 60 किलो डेल्टन के नीचे एक और 60 किलो डेल्टन का बॉन्ड हो सकता है ना, कि एक बैंड ऊपर है और एक बैंड इसके नीचे है, तो दो बैंड 60 किलो डेल्टन के, तो हमें तो एक ही दिखेगा ना। जब आप यूवी में देखोगे तो 60 किलो डेल्टन वाला बैंड आपको दिखेगा। तो इसका मतलब कि जो प्रोटीन है वो आपका 60 किलो डेल्टन के दो बैंड जुड़े हुए हैं आपस में। तो जो आपने इसको रन करवाया तो प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू कंपोज टू सबयूनिट हैविंग आइडेंटिकल मोलिकुलर मास। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मल्टीमेरिक प्रोटीन व्हेन रन ऑन एसडीएस जेल। जब आपने एक मल्टीमेरिक प्रोटीन जिसका कि नेटिव पेज पे जो इसका साइज हो वो 120 किलो डेल्टन है, नॉर्मल इसका साइज 120 किलो डेल्टन है, जब एसडीएस पे रन किया तो केवल दो बैंड दिखे, एक 20 किलो डेल्टन का, एक 40 किलो डेल्टन का। तो टोटल तो 120 किलो डेल्टन का है आपका, लेकिन जब एसडीएस पे रन किया तो एक 20 किलो डेल्टन का, एक 40 किलो डेल्टन का बैंड दिखा, यानी कि 20 किलो डेल्टन के दो बैंड होंगे
और आपको क्योंकि 20 किलो डाल्टन का एक ही 2 बैंड होंगे तो एक के नीचे एक छुपा होगा, हमें दिखा नहीं होगा, तो 2 बैंड हो सकते हैं। 40 किलो डाल्टन के भी 2 बैंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 40 80 20 120, तो आपका टोटल 120 का था बैंड, है ना, तो 120 का आपका प्रोटीन है। तो इस तरीके से होगा कि 2 20-20 के साथ में है और 2 40-40 के साथ में जुड़े हुए हैं। तो 2 20-20 के 2 40-40 के हिटेरो तरीके के बैंड मिले हैं और 4 बैंड हैं टोटल, तो हिटेरो टेट्रामर है ये, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में जो सेपरेशन होता है प्रोटीन का वो चार्ज के बेस पर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन आता है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D का मतलब है कि आप 2 तरीके के टेक्निक को एक साथ यूज कर रहे हो। इसमें सबसे पहले आप एसडीएस यूज करते हो, और एसडीएस में मैंने क्या बताया, मोलिकुलर वेट के बेसिस पर सेपरेशन होता है। एसडीएस में साइज कह लो या मोलिकुलर वेट के बेस पर कह लो, प्रोटीन का सेपरेशन होता है, प्रोटीन का सेपरेशन होता है। तो इसमें पहले क्या होता है, पहले 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप एसडीएस रन करते हो, तब भी अगर आप नहीं आइसोलेट कर पाए, वेट फॉर अ सेकंड, वेट, सबसे पहले आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करते हो। देखो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करते हो। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप चार्ज के बेस पर सेपरेशन करोगे, चार्ज के बेस पर सेपरेशन करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव के बेस पर। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में, आईईएफ में यानी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, तब भी आप प्रोटीन को सेपरेट नहीं कर पाए तो आप एसडीएस रन करोगे। पहले क्या करोगे, पहले फर्स्ट नंबर पे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करोगे, सेकंड नंबर पे करोगे एसडीएस। एसडीएस में मोलिकुलर वेट प्रोटीन का और साइज के बेस पर सेपरेशन करोगे। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये नवंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखो ऑप्शन नंबर सी देखो यहाँ पर ट्रू बताना था आपको। इन 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन एनालाइट, 2D में क्या करते, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, फर्स्ट सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर सेपरेशन करोगे किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई। लेकिन हमने क्या किया है, पहले सेपरेशन किया है चार्ज के बेस पर, चार्ज कह लो या पीआई कह लो, एक ही बात है। उसके बाद हमने सेपरेशन किया साइज के बेसिस पर। लेकिन ये बोले कि पहले सेपरेशन साइज के बेस पर करते हैं 2D में, तो ये गलत हो गया, है ना। निक ट्रांसलेशन डीएनए पॉलीमरेज में बता चुकी हूँ, निक ट्रांसलेशन कैन नॉट बी यूज फॉर रेडियो लेबलिंग। लेकिन मैंने कहा था निक ट्रांसलेशन जो है डीएनए रेडियो लेबलिंग के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये भी गलत, ये बोले नॉट यूज्ड। एएफएलपी करवा चुकी हूं मैं। एएफएलपी कहां पर था, डोमिनेंट मार्कर में, जो कि होमोजाइगोसिटी को बता रहा था। एएफएलपी मार्कर आर टिपिकली यूज टू स्क्रीन हेटेरोजाइगोसिटी, नहीं, हेटेरोजाइगोसिटी को तो कोडोमिनेंट मार्कर बताता है, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, क्योंकि तीनों इनकरेक्ट ऑप्शन, हम तीनों टेक्निक पढ़ चुके हैं। मैं आपको निक ट्रांसलेशन डीएनए पॉलीमरेज 1 की बता चुकी हूँ, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी बता दिया, मार्कर करवा चुकी, तो तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है, जो हमने पढ़ा उस हिसाब से तो बैठ ही नहीं रहे हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो रिसेंट का ही क्वेश्चन है 2023 का। You have isolated a hypothetical protein X which when run on a gel filtration column, the apparent size of the protein is 80 kilodalton। कितना है, 80 kilodalton। लेकिन जब आपने एसडीएस पर रन किया तो 40 kilodalton का मिला, 40 kilodalton का मिला। लेकिन इसमें क्या किया आपने, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल को यूज किया। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का मतलब क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का लेना देना है। तो नहीं 40-40 kilodalton के 2 बैंड होंगे, 40 का तो मतलब यही है ना, 40-40 kilodalton के 2 बैंड होंगे, और बीच में क्या होगा, बीच में बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है, तो यानी बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ही जोड़ के रखेगा दोनों को, एक ही बॉन्ड चाहिए ना दोनों को जोड़ने के लिए। तो X इज अ डाइमर ऑफ 2 यूनिट held together by disulfide bond with a molecular weight of 40 kilodalton per monomeric unit। तो X क्या है, मोनोमर फॉर्म में होगा, यानी कि X के नीचे ही X जुड़ा होगा, यानी 40 किलोडल्टन के बैंड के नीचे ही एक और बैंड होगा। तो X is a monomer with at least one disulfide bond and a molecular weight of 80 kilodalton। मोलिकुलर वेट कितना होगा, 80 किलोडल्टन का होगा टोटल मोलिकुलर वेट, ठीक है, टोटल मोलिकुलर वेट कितना होगा, 80 किलोडल्टन का। नेक्स्ट,
A protein sample isolated from natural sources was electrophorused on a non-reducing SDS page. It is migrated a band corresponding to 60 kilodalton. When the same protein was electrophorused in native page, then 120 kilodalton का एक प्रोटीन है जिसको आपने SDS पे रन करवाया तो 60 kilodalton का बैंड मिला, और जब आपने पेज पे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाया था तो 120 kilodalton का आपको बैंड मिला. रीजनेबल इसका इंटरफेरेंस क्या हो सकता है? The protein is a dimer of 60 kilodalton unit that are not linked by disulfide bond, कि वो linked नहीं है disulfide bond से. देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है. इन नेटिव पेज का फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें प्रोटीन का जो सेपरेशन होता है वो चार्ज, साइज और शेप के बेस पर होता है. This means that the protein native structure and any subunit association are preserved. The migration of protein in native page does not just on its molecular weight but also on its shape and charge. जैसे मैंने कहा कि SDS में जो प्रोटीन आपका रन होता है या सेपरेट होता है वो मोलिकुलर वेट के बेस पर, जिसको मोलिकुलर वेट का मतलब है साइज के बेस पर सेपरेशन होता है. लेकिन पेज का फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें मोलिकुलर वेट के बेस पर तो होता ही होता है, शेप और चार्ज के बेसिस पर भी ये डिपेंड करता है. Therefore, the apparent size of protein as indicated by its migration relative to marker protein may not directly correlate with its actual molecular weight. So, in contrast, SDS page under non-reducing condition, non-reducing का मतलब क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से रिलेटेड है यहाँ पर. रिड्यूसिंग का मतलब होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ है, non-reducing का मतलब है डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है. So, non-reducing condition denature protein and coat them with the negatively charged detergent. SDS क्या है? आपका अनायोनिक डिटर्जेंट होता है, और जब ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तो यहाँ पर नेगेटिव अनायोनिक डिटर्जेंट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाएगा. नेक्स्ट यहाँ है गिवन दिस फैक्ट ऑप्शन 1 and 2 मेक स्पेसिफिक assumption about the protein subunit structure based on the different electrophoresis method that may not be accurate due to way these method work. क्योंकि अगर आप बात करो यहाँ पर SDS के हिसाब से तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के जो अजम्पशन बनाए गए हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पेज का जो अजम्पशन है वो हम नहीं बता सकते. पेज पे 120 kilodalton का बैंड क्यों है ये नहीं बताया जा सकता. No inference concerning protein size can be drawn since protein don't run according to their mass in native page. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है. ऑप्शन 4 बोल रहा है द प्रोटीन इज अनयूजुअली रिच इन एस्पारेटिक एंड ग्लूटामिक एसिड. सो इसमें क्या बताया गया? आपको अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन बताया गया है. तो ये कैसे पता करोगे आप? नहीं हो सकता ये भी. पहले 2 में SDS के हिसाब से अजम्पशन लगा दिया, लेकिन इसमें पेज के बारे में भी तो पूछा गया है, और पेज टेक्निक को आप तब तक नहीं बता सकते. कब तक? जब तक आप उसके मोलिकुलर वेट के बेस पर, उसके साइज के बेस पर, उसके चार्ज के बेस पर सेपरेशन ना करो. तो इसलिए नो इन्फेरेंस कंसर्निंग प्रोटीन साइज कैन बी ड्रॉन. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. देन आता है आपका डीएनए सिक्वेंसिंग. डीएनए सिक्वेंसिंग के लिए हम लोग 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे. चेन टर्मिनेशन मेथड जिसको आप सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड बोलते हो, इसके अलावा गिलबर्ट सीक्वेंसिंग. तो सेंगर सीक्वेंसिंग जो है इसमें हम लोग नॉर्मली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें DDNTP डाई डीऑक्सी और DDNTP जहां आ जाएगा वहीं पर आपकी चेन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि DDNTP क्या करता है? 3' OH ब्रेकिंग में काम करता है. तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें रिक्वायरमेंट है टेम्पलेट डीएनए की. DDNTP चाहिए, DDATP, DDDTP, DDGTP, DDCTP. इसके अलावा DNA पॉलीमरेज 1 चाहिए, DNTPs चाहिए, प्राइमर चाहिए. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंगर मेथड में क्या क्या चाहिए. तो आप देख सकते हो DNA टेम्पलेट भी है, टेम्पलेट DNA भी है, यहाँ पर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, तो टेम्पलेट DNA चाहिए है. इसके अलावा प्राइमर देखो, इसमें लास्ट में प्राइमर भी लिखा हुआ है, तो प्राइमर भी चाहिए है. यानी जो पूरा बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं इस आंसर में. ठीक है, तो ये बॉक्स ही आंसर आपका इस क्वेश्चन का. क्लियर? अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं आपको. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये DDTTP, ये T है, ये A है, ये G है, ये C है. ये DDTTP, ATP, CTP, ये GTP और CTP. ठीक है, G और C है. बैंड दिए गए हैं यहाँ पर. बैंड कहाँ कहाँ है?
ये बैंड है, ये बैंड है, ये बैंड है और ये बैंड है। ये किसके बैंड है? आपके टी के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये बैंड है, ये किसका बैंड है? ए का। ये बैंड है ए का, ये बैंड है ए के, ये ए के बैंड है। जी वाली लाइन में देखिए, जी वाली लाइन में ये जी का बैंड है, ये जी का बैंड है, ये जी का बैंड है और ये जी। सी वाली में देखिए ये सी का बैंड है, ये सी का बैंड है। ठीक है, 3 बैंड है सी के। अब यहाँ एक चीज देखो, सेकंड वाले में ये वाइल्ड टाइप है। ये क्या है? ये वाइल्ड टाइप का है। ये दूसरा जो बॉक्स दिया गया ये म्यूटेटेड का दिया गया। म्यूटेटेड में देखिए, म्यूटेटेड में सबसे नीचे टी था, वाइल्ड टाइप में यहाँ भी टी है, यहाँ पर टी था, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, लेकिन यहाँ में थोड़ा सा नीचे आ गया है टी। जो वाइल्ड टाइप में यहाँ पर था ना, यहाँ देखिए यहाँ आ गया है, थोड़ा सा फ्रेम से नीचे आ गया। तो यहाँ एक दिक्कत, फ्रेम से थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, अब आते हैं ए के पास में। ए में देखिए यहाँ ए जैसा था वैसा ही है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ए जहां था उससे नीचे आ गया है, फ्रेम थोड़ी सी शिफ्ट हो गई इसकी, और ये वाला भी थोड़ा नीचे आ गया है जैसे और वाइल्ड टाइप में था, है ना। यानी कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो रहा है? फ्रेम में चेंज आ रहा है। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ हुआ है। क्लियर? केमिकल क्लीवेज मेथड, दैट इज मैक्सम गिलबर्ट मेथड, ये भी आपका डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है जो कि केमिकल मॉडिफिकेशन इसमें किए जाते हैं। मेथड रिक्वायर रेडियो एक्टिव लेबलिंग एट वन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट टू बी सीक्वेंस। इसमें क्या किया जाता है? इसमें स्मॉल प्रोपोर्शन में लिए जाते हैं आपके चारों न्यूक्लियोटाइड अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद में लेबल किया जाता है, फ्रेगमेंट जो जनरेट होंगे उनको रेडियो लेबल किया जाता है। फ्रेगमेंट जो होंगे आपके 4 रिएक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, अलग अलग केमिकल उनमें डाले जाएंगे, और उसके बाद में एक्सरे फिल्म फॉर ऑटो रेडियोग्राफी यूज की जाएगी। देन आता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग टेक्निक में आप सर्दर्न ब्लोटिंग पढ़ते हो जो डीएनए के डिटेक्शन के लिए होते हैं, नॉर्दर्न जो है आरएनए के डिटेक्शन के लिए होती है, वेस्टर्न जो है वो प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए होती है। तो नॉर्दर्न में आप देख सकते हो यहाँ पर आरएनए का डिटेक्शन किया गया है, सर्दर्न में आप देख सकते हो डीएनए का डिटेक्शन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सर्दर्न में डीएनए का सेपरेशन, नॉर्दर्न में आरएनए का, और वेस्टर्न में प्रोटीन का सेपरेशन यहाँ किया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न किसके लिए होते हैं? प्रोटीन के सेपरेशन के लिए। पूरा यहाँ पर चार्ट में आपको दिखाया गया है। देन बात करते हैं माइक्रोएरे टेक्निक। माइक्रोएरे टेक्निक को आप चिप भी बोलते हो। ये क्या होते हैं? जीन एनालिसिस, जीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? इट इज यूज टू एनालाइज जीन एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। इसके अलावा ये हेल्दी सेल और डिसीज सेल, डिसीज मतलब कैंसर हो गया या कुछ हो गया, तो डिसीज सेल और हेल्दी सेल के बीच में कंपैरिजन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। देन बात करते हैं इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। फिश का फुल फॉर्म होता है फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरोसेंस का मतलब है फ्लोरोसेंट प्रोब यूज करोगे आप। ये जो सेल के अंदर क्या चीजें चल रही हैं उसको आप इससे डिटेक्ट करते हो। साइटोजेनिक टेक्निक होती है। इसमें आप क्रोमोसोमल के साथ क्या एबनॉर्मलिटी हुई है, जीन की मैपिंग क्या है, प्लॉइडी डिटर्मिनेशन, जीन में म्यूटेशन कहाँ हुआ है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या, नहीं सेल के अंदर की स्टडी करते हो इसमें, एनिमल्स में। और डिश जो होता है ये भी फिश जैसा ही होता है, फ्लोरोसेंस इन सिटू जैसा ही होता है, सेल के अंदर की स्टडी की जाती है, लेकिन इसमें प्लांट में की जाती है, डिश में। ठीक है, देखिए यहाँ पर चिप के आपकी माइक्रोएरे टेक्निक। माइक्रोएरे टेक्निक कहाँ यूज होती है? यूज टू एनालाइज जीन एक्सप्रेशन एंड टू जीन कंपेरिजन बिटवीन हेल्दी सेल एंड डिसीज सेल। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, एलाइजा तो मैं आपको करवा चुकी हूँ फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन। चिप में क्या होता है? चिप में जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। जीन क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए में बन रहा है। अब आरएनए में अगर बनेगा तो आरएनए में आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करते हैं। यूकैरियोट्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी ए बी है ना, एफ बी, इस तरीके से सीक्वेंस में काम करते हैं। तो ही तो आपका जीन का एक्सप्रेशन होगा, तो इसको सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए किस तरीके से फिश टेक्निक परफॉर्म होती है। तो फिश टेक्निक में आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले फिक्स्ड सेल ली है ऑन स्लाइड। ये पूरा मैच करना है यहाँ पर। ये देखो सबसे पहले फिश टेक्निक कैसे परफॉर्म होती है? फिक्स्ड सेल ऑन स्लाइड। तो सबसे पहले माइटोटिक क्रोमोसोम वो फिक्स्ड ऑन ग्लास साइड, सबसे पहले आपने फिक्स किया है, जो कि आपके सारे ऑप्शन में पहले नंबर पे दी ही गई है ये वाली चीज। फिर डीनेचुरेशन हुआ है, तो फर्स्ट वाले में डीनेचुरेशन नहीं लिखा हुआ। सेकंड में देखिए डीनेचुरेशन, सबसे पहले फिक्स हुआ है फिर डीनेचर हुआ है, सबसे पहले फिक्स हुआ है फिर डीनेचर हुआ है, दोनों में दिया गया है। फिर क्या किया है? फिर यहाँ पर आपने इंक्यूबेट किया है। किसके साथ में इंक्यूबेट किया है?
विद बायोटिनेटेड सैटेलाइट। तो यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहले डीनेचर होके ये आपके पास में प्रोब आया है, तो इंक्यूबेटेड विद FITC लेबल्ड अनरिलेटेड नॉन रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस। यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर क्या है, फिक्स किया है, फिर डिनेचर किया है। डिनेचर करने के बाद में यहां पर देखिए एंटीबॉडीज एंटीडिग एविडिन लिंक्ड विद फ्लोरोफोर, यहां पर ये एंटीबॉडी ली है, इसको लिंक किया है फ्लोरोफोर के साथ, इस एंटीबॉडी को लिंक किया है, एंटीबॉडी क्या है एविडिन, इसको लिंक किया फ्लोरोफोर के साथ, और यहाँ पर एविडिन और बायोटिन की बाइंडिंग करवाई है। तो ये वाला जो है आपका एविडिन को लोकलाइज करवाया है अंडर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ एविडिन और बायोटिन की बाइंडिंग हुई है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जब भी आप एंटीबॉडी, जब भी आप फ्लोरोसेंस कर रहे हो तो एंटीबॉडी आप यूज कर रहे हो स्पेसिफिक ऑर्गेनेली के लिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए, एज कैंसर सेल प्रोग्रेस सेवरल जीनोमिक रीअरेंजमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसलोकेशन डिलीशन डुप्लीकेशन अकर। तो कौन सी टेक्निक यूज होती है, तो अभी मैंने बताया हेल्दी सेल और कैंसरस सेल या डिसीज सेल की स्टडी करने के लिए माइक्रो एरे टेक्निक यूज होती है, तो योर ऑप्शन इज माइक्रो एरे। द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA विद इन सेल, सेल के अंदर की स्टडी करने के लिए किसको यूज किया जाएगा, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फिश या डिश। आगे बात करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। सो माइक्रोस्कोपी में कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है, तो इस स्लाइड पे जितने क्वेश्चन हैं वो इन 3 पॉइंट से आपके सोल्व हो जाएंगे। माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, माइक्रो यानी बहुत छोटे छोटे जो चीजें होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए आप माइक्रोस्कोपी टेक्निक को यूज करते हो। रिजोल्विंग पावर का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट का बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना, दैट इज रिजोल्विंग पावर। ऑयल इमर्सन को आप यूज करते हो इमेज की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करने के लिए। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को डी से रिप्रेजेंट करते हो, जिसका फॉर्मूला होता है 0.61 वेवलेंथ अपॉन n इंटू साइन एल्फा। ये जो सिंबल होते हैं वेवलेंथ का होता है, n होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन एल्फा होता है एंगुलर अपर्चर। n इंटू साइन एल्फा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगुलर अपर्चर का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसको न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में जो चीज ऊपर है तो समझ लेना ये ज्यादा है, यानी वेवलेंथ ज्यादा होगी और n और साइन एल्फा कम होंगे, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अच्छी होगी। ठीक है, देन है रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला बिल्कुल अपोजिट है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में, इसमें n इंटू साइन एल्फा ऊपर है, ऊपर है तो यानी ये ज्यादा होने चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, 0.61 वेवलेंथ कम होनी चाहिए, तो आपकी रिजोल्विंग पावर अच्छी होगी। तो रिजोल्विंग पावर में n इंटू साइन एल्फा ऊपर है, यानी ये ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, तो रिजोल्विंग पावर अच्छी होगी। पहले क्वेश्चन में देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ वुड बी यूज्ड टू अचीव द बेस्ट रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर का एक ही मतलब है, तो रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर दोनों टर्म अगर आए तो ये वाला फॉर्मूला आपने बताना है। तो कब अच्छी होगी, यहां दी गई है आपको क्या, यहां दी गई है आपको वेवलेंथ विद लेंसेज हैविंग, सबसे कम वेवलेंथ होनी चाहिए। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ कम होगी तो जितनी कम वेवलेंथ उतना अच्छा रिजोल्यूशन, तो सबसे कम 450 है, तो आंसर आपका 450 हो जाएगा। टू अचीव बेस्ट रिजोल्यूशन, इसमें भी आपसे रिजोल्यूशन ही पूछा गया है, तो रिजोल्यूशन में वेवलेंथ कम होनी चाहिए, n साइन अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो वेवलेंथ कम आपके फर्स्ट ऑप्शन में 405 है और आपके फोर्थ ऑप्शन में 405 है। n यानी n होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन अल्फा यानी एंगुलर अपर्चर, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो n से, और ये जो इसको एंगुलर अपर्चर को साइन अल्फा को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, तो यानी ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। 1.33 है इस ऑप्शन में और लास्ट वाले में है 1.51, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। इसमें पूछा गया है कि गिवन बिलो आर सेवरल सजेशन टू इंप्रूव रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कब इंप्रूव कर सकते हो, जब आपका वेवलेंथ कम हो और n और साइन अल्फा अच्छा हो। तो डिक्रीज द वेवलेंथ, बिल्कुल वेवलेंथ कम होगी उतना अच्छा है।
तो इस इंक्रीज द वेवलेंथ नहीं, डिक्रीज। तो बी ऑप्शन कटा तो 2 ऑप्शन गए आपके, ए ऑप्शन एक ही में है। यूज ऑयल, ऑयल क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाता है, यानी एन को इंक्रीज करता है, और एन जितना अच्छा उतना बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। 138 वाला देखिए वाला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स पावर ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया, बिलो आर गिवन फ्यू पॉसिबल ऑप्शन टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कब इंक्रीज हो सकता है, वेवलेंथ जितनी कम उतना अच्छा रिजोल्यूशन। सो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, बिल्कुल डिक्रीज करो वेवलेंथ की वैल्यू। इंक्रीज एन और अल्फा, बिल्कुल एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्फा का मतलब होता है न्यूमेरिकल अपर्चर या साइन अल्फा, जितना ज्यादा वो उतना अच्छा, ए करेक्ट है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा moving the object lens closer to specimen will decrease sin alpha and improve the resolution। decrease नहीं करेगा, increase करेगा। using a medium with a high refractive index between the specimen, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई कर सकते हो आप, जिससे आपका रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन और वेव, एन और साइन अल्फा जितना हाई होगा उतना अच्छा आपका रिजोल्यूशन, तो ए और सी आपका सही हो जाएगा। इंक्रीज द वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ कम होगी तो रिजोल्यूशन अच्छा होगा। ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड ऑप्शन जो सेकंड फॉर्मूला, इसको घोल के पी जाओ, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी वेवलेंथ जितना कम उतना अच्छा, वेवलेंथ जितना कम उतना अच्छा, और एन और साइन अल्फा, एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन अल्फा जितना ज्यादा उतना अच्छा रिजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में लाइट सोर्स जो है मर्क्यूरी यूज होता है, फ्लोरोफोर डाई रोडामिन एक्रेडिन ऑरेंज यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने अभी जैसे आपको एवेडिन का भी एग्जांपल दिया था कि एंटीबॉडी मान लो आपकी एवेडिन है, तो इसको पहले फ्लोरोसेंसली लेबल्ड करोगे, फिर प्रोब यहाँ यूज करोगे। रिपोर्टर डाई अगर यूज करो तो रिपोर्टर डाई को प्रोटीन से फ्यूज करोगे। तो प्रोटीन इन अ सेल कैन बी विजुअलाइज बाय फॉलोइंग, एक्सप्रेस द जीन एज अ फ्यूजन विद ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन एंड डायरेक्टली विजुअलाइज अंडर अ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। अगर आपको किसी लिविंग सेल को विजुअलाइज करना है, तो विजुअलाइज करने के लिए फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमक आना, तो बिल्कुल फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी को यूज कर सकते हो। एक्सप्रेस द जीन एज अ फ्यूजन विद बीटा गैलेक्टोसाइड इज डायरेक्टली विजुअलाइज अंडर अ फास्ट कॉन्ट्रास्ट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, बिल्कुल कर सकते हो। फ्लोरोसेंस टैग एंटीबॉडी रेज अगेंस्ट द सेड प्रोटीन कुड बी यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन इन अ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। आपने जो लेबल की है एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी लेबल की है raised against the said protein could be used for the visualization of fluorescence। अब उसको एंटीबॉडी को आपको सेल के अंदर भी तो डालना पड़ेगा ना, तभी विजुअलाइज कर सकोगे, ऐसे ही थोड़ी विजुअलाइज कर सकोगे। ओवर एक्सप्रेस द प्रोटीन एंड डायरेक्टली विजुअलाइज इट अंडर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। तो यहाँ लिविंग सेल के बारे में बात की गई है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो लिविंग सेल में यूज होता ही नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कभी भी लिविंग सेल की स्टडी के लिए यूज नहीं किया जाता, तो डी तो वैसे ही गलत हो गया। तो ए और बी आप ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, in order to visualize the intracellular organization of the cell one can utilize various microscopy technique। आपको इसमें बताना है which one of the following mentioned microscope can be used to study intracellular dynamic living cell की स्टडी इसमें करनी है। and electron microscopy cannot use for not used for living cell। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सैम जिसको बोलते हो और टैम जिसको बोलते हो, इनको पढ़ते हो, तो ये तो यूज होती ही नहीं है लिविंग सेल के लिए। तो लिविंग सेल के लिए ई वाली भी यूज नहीं होगी, एफ वाली भी यूज नहीं होगी। इसमें यही पूछा गया कि लिविंग सेल के लिए कौन सी यूज होगी। ई और एफ जैसे ही कटा, तो ई और एफ आपका हर ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें यही बोला गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज करेंगे लिविंग सेल के लिए, नहीं कर सकते क्योंकि यूज होती नहीं, तो डी ऑप्शन आपका वैसे ही कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलोकलाइजेशन ऑफ टू फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोटीन इन ऑर्गेनेली इज सेल। यहाँ पर फ्लोरोसेंटली लेबल है, तो फ्लोरोसेंट जहां आ गया तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी ही यूज होगी वहां पर। फ्लोरोसेंट और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है टाइप है आपका किसका, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का, तो कॉन्फोकल हो या फ्लोरोसेंट हो एक ही मतलब है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव हाई रिजोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का रिजोल्यूशन ज्यादा होता है, क्यों, ये देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैव हाई रिजोल्यूशन देन लाइट माइक्रोस्कोपी बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से, बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, जितनी वेवलेंथ कम उतना अच्छा रिजोल्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का रिजोल्यूशन हाई होता है।
आगे देखिए, सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन बेस्ड एसे हैव बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑर्गेनेली इन मैमल in order to characterize such organelle in living mammals cell which of the following microscopy based technique will be used. यूज ऑफ फ्लोरोसेंट प्रोब स्पेसिफिक फॉर ऑर्गेनेली, बिल्कुल ऑर्गेनेली स्पेसिफिक प्रोब को यूज करेंगे. यूज ऑफ ऑर्गेनेली स्पेसिफिक फ्लोरोसेंट प्रोब फॉलोड बाय माइक्रो इंजेक्शन, और उसके बाद में फिर उसको उस ऑर्गेनेली में इंजेक्ट करेंगे. तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. जबकि जो ये वाला क्वेश्चन था ना 8th वाला, इसमें सी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, इन्होंने ये नहीं बोला कि टैग करके उसको ऑर्गेनेली के अंदर डालेंगे फिर विजुअलाइज करेंगे. और सेकंड वाला ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का इन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले टैग करेंगे, एंटीबॉडी को फ्लोरोसेंटली लेबल करेंगे, फिर ऑर्गेनेली के अंदर इंजेक्ट करेंगे, और उसके बाद में जहां जहां वो आपको सिग्नल मिलेंगे कलरफुल वहां वहां आप स्टडी कर सकते हो. आगे देखिए, यहाँ पर रिपोर्टर डाई का जहां नाम आ जाए वहीं पर आपकी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी हो जाएगी. इन अरेस्टिंग प्रोटीन एक्स एंड वाई लोकलाइज्ड इन साइटोसोल अपॉन स्टिमुलेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया एक्स और वाई फ्लोरोसेंट बताना. आपने विबग्योर पढ़ा होगा ना, विबग्योर. जितना दूर होंगे उतना अच्छा. ठीक है, तो इसमें 3 लिए गए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू. तो एंटी ग्रीन एक्स एंड एंटी रेड वाई, तो ग्रीन और वाई तो बिल्कुल पास पास है, ये तो नहीं यूज करेंगे. एंटी रेड एक्स और वाई, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन देखिए ये रहा. रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू की डिस्टेंस ज्यादा है तो हम रेड और ब्लू को यूज करेंगे. तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा. जितनी दूर होगा ना उतना अच्छा. सेम इस क्वेश्चन में भी डिस्टेंस ही देखना आपने, जितना दूर होगा उतना अच्छा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंप्राइज ऑफ फ्लोरोसेंट पेयर, फ्लोरोसेंट पेयर जितने दूर होंगे उतना अच्छा. पहले देखिए एक्स और वाई तो पास में है, फिर आगे एक्स और वाई पास में है, वाई और जेड भी पास में है, जेड और टी भी पास में. एक्स और टी में डिफरेंस है, ये देखिए एक्स और टी दूर दूर है, तो उसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर फिर मैंने ये नोट्स डाल दी हैं, जिसको पढ़ना वो पढ़ सकता है. यहाँ पर हर एक टेक्निक के बारे में बताया गया है. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में स्टेनिंग यूज होगी, फास्ट कॉन्ट्रास्ट में स्टेनिंग यूज नहीं होगी. देन यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बता देती हूँ. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें केवल ये ऊपर ऊपर से सरफेस को स्कैन करता है, इसमें कोई सेक्शनिंग आप नहीं करते और 3D इमेज यहाँ पर देखी जाती है. ठीक है, जबकि टैम में क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 2D इमेज देखी जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है. तो यहाँ पर सेक्शनिंग रिक्वायर्ड होती है, सेक्शनिंग करते हो. और यहाँ पर जैसे ही आप सेक्शनिंग करोगे तो लाइट अंदर पड़ेगी, तो यहाँ स्कैटरिंग भी देखने को मिलती है. यहाँ कहीं पे लिखा होगा स्कैटर, ये रहा. कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी मैंने कहा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का ही ये पार्ट है. देन बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है. स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग मैटर और एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी, इनके बीच की स्टडी करते हैं. बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, बियर लैम्बर्ट लॉ में एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. ए यानी एब्जॉर्प्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन. सी और एल का मतलब है पाथ लेंथ. जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हो तो ए इज इक्वल टू ECL आ जाता है. सी क्या होता है, सी होता है कंसंट्रेशन, एल होता है पाथ लेंथ, ई होता है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. ठीक है, आई नोट का मतलब होता है इंसिडेंट लाइट कितनी है, और टी का मतलब जब सेल को इसने क्रॉस कर लिया तो ट्रांसमिटेड लाइट कितनी है. शॉर्ट में यहाँ पर हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यहाँ चार्ट में लिखा हुआ है. एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो है, कितना वेवलेंथ का लिमिट होता है, टाइप ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है. ठीक है, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है. बियर लैम्बर्ट लॉ से क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको करवा देती हूँ. यहाँ पर भी देखिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस लिए यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल एंजाइम काइनेटिक बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. सर्कुलर डाइक्रोजम जो होता है ये इंपॉर्टेंट है. जो आपकी सर्कुलर डाइक्रोजम होती है ये सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन के, उनकी स्टडी के लिए, इनएंशियोमर की स्टडी के लिए. सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन आ जाता है प्रोटीन का, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, बीटा टर्न, अगर आपने पढ़े होंगे ये आ जाते हैं यहाँ पर. फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, क्वांटिफिकेशन ऑफ रेडिकल एंड डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन सॉल्वेंट, इनकी स्टडी के लिए यूज किया जाता है. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस लिए यूज किया जाता है, फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एरे ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के लिए इसको यूज किया जाएगा. क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ, देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड लिस्टेड बिलो इज मोस्ट सेंसिटिव लेबल फ्री क्वांटिफिकेशन. तो क्वांटिफिकेशन में कौन सा यूज होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. आगे देखिए यहाँ पर इनएंशियोमर में मैंने अभी कहा, इनएंशियोमर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, इनके लिए सर्कुलर डाइक्रोइज्म यूज होता है. तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म एग्जामिन देयर सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज यहाँ लिखी हुई है. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी की जाती है.
देन यहाँ पर जैसे मैंने बियर्ड लैम्बर्ट आपको बताया कि A इज इक्वल टू E मोलर कोफिशिएंट, C कंसंट्रेशन, L होता है पाथ लेंथ। जब पाथ लेंथ कुछ नहीं दिया होता हम 1 कंसिडर करते हैं। इसमें देखिए अ प्रोटीन हैज 1 ट्रिप्टोफेन 1 टायरोसिन इन इट्स सीक्वेंस, अज्यूम मोलर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर मोलर कोफिशिएंट कौन होता है? E होता है मोलर कोफिशिएंट। तो मोलर कोफिशिएंट E होगा, कितना दिया गया है? 3000 और 1500 दिया गया है। कितना? 3000 और 1500। तो मोलर कोफिशिएंट यानी E आपको कितना दिया गया? 3000 और 1500, टोटल कितना हो गया? 4500। ठीक है। What would be the molar concentration? C पूछा गया है, कंसंट्रेशन पूछा गया है। पाथ लेंथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन दे दिया गया 0.90, एब्जॉर्प्शन दिया गया 0.90। पाथ लेंथ जब कुछ नहीं होता 1 कंसिडर कर लेते। तो C पूछा गया तो C को इधर ले आएंगे। इसके अलावा EL इधर A बाई EL हो जाएगा। तो A आपको 0.90 दिया गया है, अपोन में यहाँ पर जो पाथ लेंथ है वो आपकी हो जाएगी 1, और 4500 आपका क्या है? 4500 आपका मोलर कोफिशिएंट है। तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। सेम दूसरे क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी ई आपको दिया गया है 200। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है पाथ लेंथ दी गई है आपको कितनी? 0.5 पाथ लेंथ। तो L दिया गया 0.5, एब्जॉर्प्शन दिया गया है 1, कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालोगे तो A इज इक्वल टू ECL फॉर्मूला बताया मैंने। कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो A के नीचे EL ले जाओ, कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बियर लैम्बर्ट का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, ये वाला C इज इक्वल टू A यानी एब्जॉर्प्शन अपॉन EL। तो 1/200 इंटू 0.5 तो 0.001 आएगा। और यहाँ पर फिनाइल एलेनिन का मोलिकुलर वेट 165.2 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1.65 निकल के आ जाएगा। आगे यहाँ बोला गया है कि N और सिग्मा का जो स्टार का जो ट्रांजिशन होता है लेस एनर्जी रिक्वायर होती है। देखिए N और सिग्मा स्टार की एनर्जी देखो इतनी है, और N और पाई बॉन्डिंग कितनी है? N और पाई के आप देखो यहाँ पर इतनी है। तो यानी कि रिक्वायर लेस नहीं मोर एनर्जी होगा। ठीक है। N और पाई की देखो एंटी बॉन्डिंग, N और एंटी बॉन्डिंग पाई की देखो, N और एंटी बॉन्डिंग पाई रिक्वायर मोर एनर्जी देन पाई एंड पाई, लेकिन ये तो लेस एनर्जी रिक्वायर कर रहे हैं, तो ये भी गलत। N एंड पाई ट्रांजिशन रिक्वायर लेस एनर्जी, N एंड पाई ट्रांजिशन रिक्वायर लेस एनर्जी देन N एंड सिग्मा। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें से देख के बस आपको बताना था किस में ज्यादा है। तो ये एरो आपको शो कर रहे हैं किस में कितनी है। ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक याद रखिएगा। रेस जो कि रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA, ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया इस टेक्निक से। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो RLMC रेस। ये रेस जो होती है ना, ये जो आपका RNA होता है ना, इसके 5' और 3' एंड के स्टडी के लिए यूज होती है रेस। ठीक है। एक ये पूछा गया आपका 2017 में, और एक 2020 में भी था इसी से एक पॉइंट। ये देखो ये टेक्निक में मैंने कहा था ना सेकंड वाला करेक्ट होगा। तो सेकंड है, देखो रेस कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ DNA यानी cDNA के सीक्वेंस इंफॉर्मेशन 5' 3' की स्टडी के लिए यूज होता है। तो रेस टेक्निक याद रखिएगा क्यों यूज होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है रेस की रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA। तो नाम में ही cDNA, तो cDNA की स्टडी के लिए इसको यूज किया जाएगा, नाम में ही cDNA है। इसके अलावा 5' और 3' जो एंड है उनकी स्टडी के लिए। रिकर्सिव PCR जो होता है सिंथेटिक DNA के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा। बाइसल्फाइड सीक्वेंस जो है एनालिसिस ऑफ मिथाइलेशन साइट। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो हम लोगों ने पढ़ लिया आइडेंटिकल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। मालिटोव जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ये मोलिकुलर वेट के बेसिस पर प्रोटीन का सेपरेशन जो है या डिटर्मिनेशन यहाँ किया जाता है। आयन एक्सचेंज में यहाँ पर चार्ज के बेस पर कटाइन और एनायन इसके बेस पर सेपरेशन होगा। को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन सेल। को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन यहाँ किया देखा जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग। इसका PDF जिसको भी चाहिए ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और कैसा लगा आपको आज का लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।